हिंदी C221 अध्याय 221 उत्परिवर्तित आरोही अंडा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन शेन बाहर छिप गया, उसके दिल में कोई सौदा करने का विचार आ रहा था। यदि दोनों उत्परिवर्ती जीव लड़ाई में एक दूसरे को घायल कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप दोनों का पतन हो जाता है, तो वह लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो सकता है। ये दो उत्परिवर्ती जीव झेंग गुयुआन से ज्यादा शक्तिशाली थे, वे शायद सिर्फ फर्स्टन जितने सरल नहीं थे। अगर वह उनके स्पिरिट बेस प्राप्त कर सकता, तो वह निश्चित रूप से उनके लिए उच्च मूल्य प्राप्त कर सकता था। रीड मो ऑन वलम्पीर। दुर्भाग्य से, लिन शेन की योजना जल्द ही विफल हो गई क्योंकि उत्परिवर्ती टेरोसौर को पीछे धकेल दिया गया। वह नीले तरल में गोता लगा गया और बिना किसी निशान के तेजी से गायब हो गया। इसका घुमावदार जीवन आधार ब्लेड भी उड़ गया, इसका गंतव्य अज्ञात है। टेरोसॉरस को भगाने के बाद ट्राइसेराटॉप्स घाटी की दीवार पर चढ़ गया और एक छेद में लेट गया, ऐसा लग रहा था जैसे वह सो गया हो। लिन शेन को थोड़ी निराशा महसूस हुई, उसने लाभ पाने की आशा की थी, लेकिन अब उसे कोई लाभ नहीं मिला था। रिंग माउंटेन के भीतर धुंध छा गई, तथा नीले तरल में गिरने वाले पत्थर काले भूरे धुएं में बदल गए। जैसे ही धुआं बाहर निकला, वह पहाड़ की दीवारों पर जम गया, और धीरे धीरे चट्टान की राख की एक परत बन गई, जिसने नीचे के काले पदार्थ को ढक दिया। ये कितनी रहस्यमयी जगह है, लिन शेन ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। उसे इस जगह के निर्माता के बारे में आश्चर्य हुआ, जो ऐसे जादुई तरीकों का इस्तेमाल कर सकता था। वहां एक उत्परिवर्ती ट्राइसेराटॉप्स के साथ, लिन शेन ने नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। उसने अंदर जाने और शोध के लिए कुछ नीला तरल प्राप्त करने के लिए एक और रिंग माउंटेन खोजने की योजना बनाई, ताकि पता चल सके कि यह वास्तव में क्या था। यदि सुपरसोस ड्रैगन अपनी व्ययित ऊर्जा को बहाल करने के लिए नीला तरल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा पर भरोसा कर सकता है, तो क्या इस तरल को असेंशन तरल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने देखा कि नीचे ट्राइसेराटॉप्स हिलना शुरू हो गया था। वह छेद से ऊपर उठा और फिर नीले तरल में गोता लगाकर नजरों से ओझल हो गया। यह एक उत्परिवर्तित आरोही अंडा है। लिन शेन की आंखें अचानक चमक उठी जब उसकी नजर उस छेद पर पड़ी जहां ट्राइसेराटॉप्स सो रहे थे। वहां एक अंडा था जिसका खोल काला था और अंदर नीले और बिजली के पैटर्न थे। बिना सोचे समझे ही उसे पता चल गया कि यह ट्राइसेराटॉप्स द्वारा हाल ही में दिया गया होगा। तो वे घोंसले के स्थान के लिए मौत तक लड़े। लिन शेन को अंततः समझ में आ गया। लिन शेन की आंखें नीचे उत्परिवर्तित आरोही अंडे पर चिपकी हुई थीं, क्षण भर के लिए अनिश्चित और हिचकिचाहट में। उसे डर था कि यदि वह अब इसे वापस लेने गया, तो ट्राइसेराटॉप्स अचानक वापस आ सकते हैं और उसे खोज लेने के बाद उत्परिवर्तित असेंशन अंडे को किसी अन्य स्थान पर ले जा सकते हैं। यदि वह अभी ऐसा नहीं करता, तो ट्राइसेराटॉप्स के वापस आने पर संभावना और भी कम हो जाएगी। जो पहले आता है, उसे सफलता मिलती है, जो देर से आता है, उसे नुकसान उठाना पड़ता है। लिन शेन ने अपने दांत पीसते हुए सीधे दुष्ट ड्रैगन को बुलाया और उसे रिंग माउंटेन में उड़ने और उत्परिवर्तित अंडे को वापस लाने का निर्देश दिया। लिन शेन की आज्ञा का पालन करते हुए, दुष्ट ड्रैगन उत्परिवर्तित आरोही अंडे की ओर गोता लगाते हुए रिंग माउंटेन में उड़ गया। जैसे ही वह नीले तरल के पास पहुंचा, लिन शेन ने स्पष्ट रूप से दुष्ट ड्रैगन के शरीर से नीला धुआं उठते देखा, जैसे कि एक पत्थर का बर्तन आग पर धूम्रपान कर रहा हो। लिन शेन को चिंता हुई। रिंग माउंटेन के बाहर, उसने अंदर का तापमान बहुत ज्यादा महसूस नहीं किया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गर्म था। उसके मांस और रक्त से बने शरीर को पकाया जाएगा, यहां तक कि सुरक्षा के लिए मिश्र धातु का कवच भी लगाया जाएगा। सौभाग्य से, दुष्ट ड्रैगन का शरीर वास्तव में लचीला था, जो तीव्र गर्मी को सहन करते हुए उत्परिवर्तित आरोही अंडे को बलपूर्वक छीनने और उसे बाहर लाने में सक्षम था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धुएं से घिरे दुष्ट ड्रैगन को तेज गति से उड़ते देख, लिन शेन बहुत खुश हुआ। जैसे ही वह पहाड़ के प्रवेश द्वार से बाहर निकला, दुष्ट ड्रैगन ने सीधे उत्परिवर्तित आरोही अंडे को नीचे फेंक दिया, और लिन शेन ने देखा कि उसके पंजे चिलचिलाती गर्मी से थोड़ा पिघल गए थे। उत्परिवर्तित आरोही अंडा रिंग माउंटेन के किनारों से लुढ़क गया, और लिन शेन ने जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन देखा कि अंडे से लगातार भाप उठ रही थी। ऊपर की नीली रोशनी और बिजली के पैटर्न में बहुत अधिक तापमान था, और यही वह था जिसने दुष्ट ड्रैगन के पंजों को जला दिया। यहाँ वातावरण विशेष रूप से ठंडा था और उच्च ताप और निम्न तापमान के बीच निरंतर संवहन ने भाप का एक ढेर बनाया। यह उत्परिवर्तित आरोही अंडे के चारों ओर घूमता था, जो भाप के एक सफेद भंवर जैसा दिखता था। लिन शेन तुरंत चिंतित हो गया। अगर यह जारी रहा, तो उत्परिवर्तित आरोही अंडे के भीतर की ऊर्जा कम होती जाएगी और बहुत संभव है कि वह मृत अंडे में बदल जाए। लेकिन जब इसे रिंग माउंटेन पर वापस लौटाने की बात आई, तो लिन शेन कुछ हद तक अनिच्छुक था। अगर यह एक मृत अंडा है, तो इसे रहने दो। कम से कम इसे अभी भी सामग्री के लिए बेचा जा सकता है, और अंदर के तरल को उत्परिवर्तित आरोही तरल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये बाद में मेरे उपयोग के लिए बिल्कुल सही होगा। लिन शेन ने जिवेइस को बुलाया और उसे उत्परिवर्तित ट्राइसेराटॉप्स को इसे खोजने से बचने के लिए उत्परिवर्तित आरोही अंडे को रिंग माउंटेन से दूर धकेलने का निर्देश दिया। पर्यावरणीय दमन के बावजूद लिन शेन ने उत्परिवर्तित ट्राइसेराटॉप्स को भड़काने की हिम्मत नहीं की। समय देखने पर पता चला कि उसके लौटने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। लिन शेन ने सुपरसोस ड्रैगन का शिकार करने के लिए कहीं और जाने की बजाय उल्टी गिनती खत्म होने का इंतजार करना चुना। जब उल्टी गिनती आखिरकार खत्म हुई तो लिन शेन ने अपने दांतों को भींचा और म्यूटेटेड असेंशन एग के ऊपर हाथ रखा। कारपेस की सुरक्षा के बावजूद उसे छूना लिन शेन के लिए लाल गर्म लोहे की प्लेट को छूने जैसा था। सौभाग्य से उसकी घड़ी ने उसे पहले ही वापस भेज दिया था और उत्परिवर्तित आरोही अंडा भी उसके कमरे में आ गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। अच्छा नहीं, लिन शेन ने चिल्लाते हुए कहा जब उसने देखा कि उत्परिवर्तित आरोही अंडे के संपर्क में आने वाला धातु का फर्श लाल होने लगा है, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उत्परिवर्तित आरोही अंडे की उपस्थिति के कारण कमरे के अंदर का तापमान बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में पर्दे लगभग जलने लगे। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन ने खुद को और उत्परिवर्तित आरोही अंडे को वापस रिंग माउंटेन ग्रह पर ले जाने के लिए अपनी घड़ी का उपयोग किया। यद्यपि अन्य तरीके भी थे, लेकिन लिन शेन नहीं चाहता था कि अन्य लोग उत्परिवर्तित आरोही अंडे को देखें, इसलिए उसके पास फिर से टेलीपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसे वापस लाना थोड़ा परेशानी भरा था, लेकिन इसे बाहर छोड़ने से निश्चित रूप से एक मृत अंडा प्राप्त होता। बहुत सोचने के बाद लिन शेन ने अपने दांत पीस लिए। दुष्ट ड्रैगन और जीवेइस के साथ समन्वय करके वह उत्परिवर्तित आरोही अंडे को फिर से वापस भेजने में कामयाब रहा। उन्होंने लौटने के बाद एक ऐसा स्थान खोजने की योजना बनाई जहां उत्परिवर्तित आरोही अंडे को रखा जा सके और फिर उसे पुनः प्राप्त करने के लिए वापस आ सकें। इस बार लिन शेन ने टाइमर सिर्फ 1 घंटे के लिए सेट किया था। जब तक अंडा वापस भेजा गया तब तक समय लगभग हो चुका था। एक बार फिर अपने कमरे में लौटा तो भोर हो चुकी थी। उठने और स्नान करने के बाद उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन ने हमेशा की तरह नाश्ता तैयार नहीं किया था और उसने उसे प्रशिक्षण शिविर में जाने के लिए भी नहीं कहा था। क्या बड़ी बहन बाहर गई हैं? लिन शेन ने लेई से, जो आंगन में ताई ची का अभ्यास कर रही थी, हैरान भाव से पूछा। नहीं, घर की मालकिन आज नहीं गई हैं। मैं भी इस बारे में सोच रही थी। मालकिन पहले कभी इतनी देर से नहीं उठी हैं। शायद कल की व्यापारिक बातचीत से वे बहुत थक गई होंगी, लेई ने सोचा और जवाब दिया। लिन शेन ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और अपनी बड़ी बहन के कमरे की ओर मुड़ गया। बड़ी बहन, क्या आप वहां हैं? लिन शेन ने पहले उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, फिर आवाज लगाई। जियो वो, यह क्या है? लिन मियाओ की आवाज कमरे के अंदर से आई। लिन शेन को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। लिन मियाओ की आवाज ठीक थी, लेकिन उसका मूड ठीक नहीं था। उसने अपनी बड़ी बहन को कभी इतना उदास नहीं सुना था। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन ने दरवाजा खोला, जो खुला था, और उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में कुछ था। बड़ी बहन, क्या आपके हाथ में कोई स्पिरिट बेस है? लिन शेन ने देखा और अनिश्चितता से पूछा। वान नियानबेई मर चुकी है। लिन मियाओ ने लिन शेन को देखा और खुद को और अधिक नहीं रोक सकी और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? मैंने उसे कुछ दिन पहले देखा था और वह ठीक था। लिन शेन जल्दी से लिन मियाओ को सांत्वना देने के लिए उसके पास गया। आरोहण विफल हो गया, केवल यह अधूरा आत्मा आधार बचा है। लिन मियाओ ने रोते हुए बताया कि क्या हुआ था। शायद ये भाग्य है। लिन शेन लिन मियाओ को सांत्वना देने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि लेई ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। मास्टर, वान परिवार के लोग आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। वे बहुत सारे हैं और कुछ गड़बड़ लग रही है, लेई ने कहा। वे क्या चाहते हैं? लिन शेन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए लिन मियाओ खड़ी हुई और बोली, कोई बात नहीं, वे उसके परिवार के लोग हैं। तुम पहले उनका मनोरंजन करो। मैं अपने कपड़े बदलूंगी और साफ सफाई करूंगी, फिर मैं बाहर निकल जाऊंगी। ठीक है। लिन शेन उठ खड़ा हुआ और सबसे पहले लिविंग रूम में चला गया। लेकिन जब वह सामने वाले आंगन के पास पहुंचा, लिविंग रूम में प्रवेश करने से पहले ही उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यार्ड के अंदर वान परिवार के कई म्यूटेटर आ गए थे और उनकी मुद्रा से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे वहां अच्छी तरह से बात करने आए थे। यार्ड में उन लोगों को अनदेखा करते हुए जैसे ही लिन शेन लिविंग रूम में दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक अजीब मध्यम आयु वर्ग का आदमी मालिक की सीट पर बैठा है। मेहमान तो मेहमान ही होते हैं, चाहे आप कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हो। जब तक कि आप कोई रिश्तेदार या बुजुर्ग न हो, आप मेजबान बनकर मालिक की सीट पर नहीं बैठ सकते। इससे लिन शेन को और भी बुरा लगा। एक्सक्लूसिव एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन मियाओ कहाँ है? उस आदमी ने केवल लिन शेन को अंदर आते देखा और लिन मियाओ को नहीं देखा, इसलिए उसने भौहें सिकुड़ी और तुरंत बोला। लिन मियाओ मेरी बड़ी बहन है। मेरा नाम लिन शेन है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? लिन शेन ने उस आदमी की ओर देखते हुए पूछा।
आपको यहाँ बोलने का अधिकार नहीं है। लिन मियाओ को बाहर बुलाओ, उस आदमी ने कहा, हालांकि उसका अपना नाम बताने का कोई इरादा नहीं था। भले ही वह पहले से ही लिन शेन को प्लेबॉय के रूप में पहचानता था, फिर भी वह उसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। उस व्यक्ति के विचार में प्लेबॉय चाहे जो भी हो, वह एक ग्रामीण जमींदार के बेटे की तरह है जिसके पास थोड़ी सी जमीन है। वह वान परिवार जैसे परिवार से पूरी तरह से अतुलनीय है जो सितारों तक पहुंच गया है। लिन शेन नाखुश था, सोच रहा था, तुम मेरी बहन की तलाश में मेरे घर आते हो, और तुम मेरे स्थान पर इतने अहंकारी व्यवहार करते हो। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या वान परिवार इतना महान है? ये वान परिवार का शानदार युग बेस नहीं है, नहीं, यह आपके परिवार की हवेली है। कौन बोल सकता है और कौन नहीं, ये तय करना आपका काम नहीं है। लिन शेन ने उस आदमी को ठंडी निगाहों से देखा और बोला। वह आदमी लिन शेन से बात करने से कतरा रहा था और उसने अपने बगल में खड़े म्यूटेटर की ओर देखा। म्यूटेटर आगे बढ़ा और एक हाथ से लिन शेन के सिर तक पहुंच गया। लिन शेन ने तुरंत अपना एंजल रिवॉल्वर निकाला और उसके हाथ पर गोली चला दी, जिससे उत्परिवर्ती ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड का एक कैप्सूल बैरल से बाहर आ गया, जो मध्य हवा में युद्ध की मुद्रा में आ गया और म्यूटेटर के हाथ की ओर बढ़ गया। इतनी कम दूरी और गति पर म्यूटेटर तैयार लग रहा था और उसने समय रहते प्रतिक्रिया दी। एक क्रिस्टल आधारित कारपेस उसकी हथेली पर दिखाई दिया, जिसने उसे पकड़कर मुक्का मारा और उसने उसे म्यूटेंट ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड पर गिरा दिया, जिससे वह उड़ गया। उत्परिवर्ती ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को यार्ड में उड़ा दिया गया। उसके पंख तेजी से हिलने लगे, जिससे वह वापस उड़ गया। उन अज्ञानी देहाती लोगों की नज़र में तुम एक प्लेबॉय हो, लेकिन मेरे वान परिवार के सामने तुम अभी भी एक देहाती ही हो। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, वरना तुम्हारे लिन परिवार को ऐसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिसका तुम सामना नहीं कर पाओगे, उस आदमी ने उदासीनता से कहा, बमुश्किल लिन शेन की ओर देखते हुए। एड्स बाय पब फ्यूचर म्यूटेटर, जिसने उत्परिवर्ती काले बख्तरबंद सेंटीपीड को उड़ा दिया था, उस आदमी के पीछे वापस लौट आया और कोई और हरकत नहीं की। लिन शेन ने अपना सिर घुमाकर देखा कि उसकी बड़ी बहन आ चुकी थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि म्यूटेटर ने हमला जारी क्यों नहीं रखा। गुताओ, लिन मियाओ ने प्रवेश करते हुए कहा, लिन शेन को अपने पीछे खींचते हुए, और उस आदमी को जूनियर का अभिवादन दिया। हमारे बीच कोई विशेष मित्रता नहीं है, नहीं हम रिश्तेदार हैं, इसलिए विनम्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। वान गुताओ ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, न्याम्बेई का असंरचित आत्मा आधार आपके कब्जे में है न? वह मेरे वान परिवार का है। इसे वापस कर दीजिए। लिन शेन अब वान गुताओ के रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सका और फटने वाला था, लेकिन लिन मियाओ ने उसे रोक लिया। तुम सिर्फ नियानबेई के कुल के चाचा हो, न तो उसके पिता और न ही उसके खून के चाचा। वह अपनी चीजें किसके लिए छोड़ता है, यह उसकी अपनी पसंद है। उसे उन्हें तुम्हें क्यों देना चाहिए? लिन मियाओ ने वान गुताओ की ओर देखते हुए पूछा। वह वान नियानबेई द्वारा छोड़ी गई आखिरी चीज को कभी किसी को नहीं सौंपेगी। वह वान परिवार का व्यक्ति था, उसके पास जो कुछ भी था वह वान परिवार का था। स्वाभाविक रूप से मुझे इससे निपटने का अधिकार है, वान गुताओ ने ठंडे स्वर में कहा। मेरी मांग नियानबेई के सम्मान के लिए है, जो आपको सम्मान का एक आखिरी टुकड़ा देने की पेशकश कर रहा है। मुझे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर न करें जो आपको इससे वंचित कर दे। क्या आप मृतकों को भी नहीं छोड़ते, जबकि जीवित लोगों ने वान परिवार को सब कुछ दे दिया है? लिन मियाओ का चेहरा भी भद्दा दिखने लगा। जीवित, वे वान परिवार के लोग हैं। मृत, वे वान परिवार के भूत हैं, वान गुताओ ने ठंडे स्वर में कहा। मैं आखिरी बार कहूंगा, सामान वापस कर दो। क्या होगा अगर मैं ऐसा न करूं? लिन शेन को पता था कि वह वस्तु लिन मियाओ की नियानबेई की आखिरी याद थी, और वान परिवार के रवैये के साथ यह ऐसी चीज थी जिसे वे किसी भी कीमत पर नहीं सौंप सकते थे। तो फिर तुम मर जाओगे। बिना किसी और हलचल के, जैसे ही वान गुताओ ने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में एक म्यूटेटर ने एक बार फिर हमला कर दिया। एक पल में वह लिन शेन के सामने आया और उसकी छाती पर एक मुक्का मारा। रुको, लिन शेन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। लिन मियाओ वान परिवार के शक्तिशाली प्रभाव से अवगत थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह लिन शेन था, भले ही लिन जियांगडोंग ने 5 आरोही के जीवन आधारों को नष्ट कर दिया था, वान परिवार ने उसे भी गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, वान नियानबेई द्वारा छोड़ी गई वस्तु आवश्यक थी, लेकिन ये लिन शेन के जीवन के लायक नहीं थी। लेकिन वान परिवार के उस म्यूटेटर ने लिन मियाओ को कोई अवसर नहीं दिया, उसका मुक्का जरा भी कमजोर नहीं हुआ। एक भयानक ध्वनि बूम लेकर और गड़गड़ाहट के बल के साथ, उसने लिन शेन पर और भी अधिक क्रूरता से निशाना साधा, उसे मौके पर ही मार डालने के लिए दृढ़ संकल्पित। लिन शेन गुस्से में था। उसने डेथ पाउडर को उठाया और उसे एक लंबे भाले की तरह पकड़कर म्यूटेटर की मुट्ठी पर सीधा वार कर दिया। मृत्यु को आमंत्रित करना। म्यूटेटर की आंखें भयावह थीं क्योंकि वह लिन शेन पर मुक्का मारना जारी रखता था, भाले जैसे डेथ पाउडर की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए। भाले की नोक और मुट्ठी की टक्कर से म्यूटेटर पीड़ा से चीख उठा, उसकी मुट्ठी वास्तव में डेथ पाउडर से छिद गई थी।
वान परिवार के सभी लोग अचंभित थे, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन के हाथ में बंदूक क्रिस्टल आधारित मुट्ठी में घुस सकती है। अगर तुम बोल सकते हो तो बोलो, अगर नहीं तो चले जाओ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, लिन शेन ने वान गुताओ को ठंडी निगाह से देखते हुए कहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि एक फैंसी क्रिस्टल बेस पालतू जानवर रखना तुम्हें घमंडी बनाता है? देहाती लोग हमेशा देहाती ही रहेंगे। वान गुताओ का बातचीत करने का कोई इरादा नहीं था, और एक विचार के साथ एक चमकती हुई स्पिरिट बेस तलवार उसके सामने प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल ये लिन शेन के शरीर को भेद देगी। आरोही। लिन शेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी, उसने बस हाथ बढ़ाया और लिन मियाओ का हाथ पकड़ लिया। उसकी नज़र वान गुताओ के बगल में अन्य लोगों पर चली गई। लिन शेन की नज़र में सिर्फ एक आरोही कुछ भी नहीं था, लेकिन वान परिवार के पास एक से अधिक आरोही थे। ये लो, इसे ले लो। लिन मियाओ का दिल दुख से भर गया था। अपनी अनिच्छा के बावजूद वह वान नियानबेई द्वारा छोड़ी गई वस्तु को सौंपने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मृतक चले गए हैं, लेकिन जीवित लोगों को आगे बढ़ना होगा। बहुत देर हो चुकी है। वान गुताओ का उनकी जान बख्शने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आत्मा आधारित तलवार बिजली में बदल गई और लिन शेन और लिन मियाओ की ओर बढ़ गई। लेकिन तलवार की चमक के बाद लिन शेन और लिन मियाओ की आकृतियां वहां नहीं थीं। उनके पास एक टेलीपोर्टर था। वान गुताओ का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसके दिल में भ्रम पैदा हो गया। ऐसे टेलीपोर्टर जिन्हें व्यक्ति अपने साथ ले जा सके, मात्र ग्रह पर एक दुर्लभ दृश्य थे। लिन मियाओ ने सोचा कि वह निश्चित रूप से मरने वाली थी, लेकिन फिर उसने अपनी आंखों के सामने दृश्य देखा और वह एक रंगीन रेगिस्तान के बीच पहुंच गई। क्या ये रियल्म किंग ग्रह का रेगिस्तान है? लिन मियाओ ने आश्चर्य से लिन शेन को देखा। लिन शेन ने थोड़ा सिर हिलाया। ये वॉच टेलीपोर्टर मुझे लॉकी पर्वत पर मिला था, और यह हमें स्वतंत्र रूप से रियल्म किंग ग्रह पर ले जा सकता है। इसे एक निश्चित समय पर बाहर निकलने के लिए भी सेट किया जा सकता है। मेरे पास केवल टाइमर को 30 दिनों तक समायोजित करने का समय था, इसलिए हम इन 30 दिनों के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन 30 दिनों के बाद हमें हमारे मूल स्थान पर वापस भेज दिया जाएगा। यदि वान गुताओ अभी भी वहां इंतजार कर रहा है, तो वह हमें टेलीपोर्टेशन को समायोजित करने का एक और मौका नहीं देगा। हम अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन अंकल लेई और अन्य लोगों का क्या होगा? लिन मियाओ ने चिंता से कहा। वान परिवार हमारे पीछे पड़ा है। अंकल लेई और अन्य लोग सिर्फ लिन परिवार के कर्मचारी हैं, और वह जगह सी कॉर्न बेस नहीं है। भले ही वे वान परिवार के लोग हों, वे सी कॉर्न बेस में अपनी मर्जी से लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन यह अपरिहार्य है कि अंकल लेई और अन्य लोगों को थोड़ा कष्ट होगा। लिन शेन ने पहले ही अपना मन बना लिया था जब उसने रियल्म किंग ग्रह पर टेलीपोर्ट करने का फैसला किया था। अगर वह उसी समय वापस लड़ना शुरू कर देता, तो अंकल लेई और बाकी लोग शायद मौके पर ही मारे जाते। अगर वह और लिन मियाओ भाग जाते, तो अंकल लेई और बाकी लोगों को बचने का मौका मिल सकता था। लिन शेन, यह मेरा काम है। मैं उसे वह दूंगी जो वह चाहता है। अगर वह मारना चाहता है, तो उसे मुझे अकेले मारने दो। अब इसके बारे में परेशान मत हो, लिन मियाओ ने कहा। बड़ी बहन, क्या तुमने अभी नहीं देखा? वह हमें मारने के लिए दृढ़ था, उसे वस्तु देना बेकार है, लिन शेन ने शांति से कहा, ये जानते हुए कि लिन मियाओ चिंता से व्याकुल थी। बड़ी बहन, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। इन 30 दिनों में मैं एक क्रिस्टल बेस योद्धा के रूप में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाऊंगा। तब तक वह मुझे मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। वह एक आरोही है, भले ही आप एक क्रिस्टल बेस योद्धा बन जाएं, आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लिन मियाओ ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। यह जरूरी नहीं कि सच हो। तुम्हारा भाई कोई साधारण क्रिस्टल बेस योद्धा नहीं है। बहन, मुझ पर भरोसा करो, मुझे समय दो और मैं निश्चित रूप से यह कर पाऊंगा। लिन शेन जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, और उसे वान परिवार के साथ लड़ाई की तैयारी के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना था। लिन शेन जो देख रहा था वह सिर्फ एक वान गुताओ नहीं था। बलि के प्रभामंडल से मिली ताकत के साथ उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। एक वान गुताओ को बाहर निकालने का मतलब होगा कि उन्होंने वान परिवार के साथ अपूरणीय रूप से नाता तोड़ लिया है, और उसके पास वान परिवार के अन्य आरोही का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। चाहे वान परिवार अपने मातृ ग्रह पर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके पास अधिकतम एस्केंडर्स की ताकत ही हो सकती है। जब तक उसके पास एस्केंडर्स को मारने की शक्ति होगी, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के अंतरतारकीय परिवार हैं। मातृ ग्रह पर आपको अभी भी शांत रहना होगा। ये रिंग माउंटेन ग्रह पर सुपरसोस ड्रैगन को मारने से अलग था। मातृ ग्रह पर एस्केंडर पर्यावरण से विवश नहीं थे या ड्रैगन स्लेयर की प्रतिभा से प्रभावित नहीं थे, जिससे फर्स्ट टन एस्केंडर को भी मारना बहुत मुश्किल हो गया था। झेंग गुयुआन के साथ पिछली लड़ाई की तरह लिन शेन पूरी तरह से नुकसान में था, और इस बार उसकी मदद करने के लिए कोई ब्लैक कैप मशरूम जानवर नहीं होगा। इसके अलावा वान परिवार के संसाधनों को देखते हुए उनके पास संभवतः प्रथम बारी के आरोही से अधिक थे, संभवतः उनके पास और भी अधिक शक्तिशाली आरोही थे।
लिन शेन सिर्फ पहले टर्न एस्केंडर पर बलिदान हेलो के प्रहार को बर्बाद नहीं करना चाहता था। दुष्ट ड्रैगन को बुलाकर लिन शेन ने यथासंभव अधिक से अधिक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस योद्धाओं को खोजने की योजना बनाई। उत्परिवर्तित आधार उत्परिवर्तन द्रव प्राप्त करने की इच्छा के अलावा लिन शेन को अपने युद्ध कौशल का भी प्रशिक्षण करना था। एस्केंडर्स के साथ विशेषताओं और शारीरिक शक्ति में प्रतिस्पर्धा करना निश्चित रूप से एक खोया हुआ कारण था। वह केवल पालतू जानवरों और कौशल पर भरोसा कर सकता था ताकि शायद जीत के लिए एक झलक मिल सके। क्या ये तियान पर्वत नहीं है? यह आपके साथ कैसे है? लिन मियाओ दुष्ट ड्रैगन को देखकर कुछ आश्चर्यचकित थी। क्योंकि मैं तियान हूं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तियान हो? लिन मियाओ ने लिन शेन को ऊपर से नीचे तक देखा जैसे वह उससे पहली बार मिल रही हो। मैंने कुछ कारणों से उस छद्म नाम का उपयोग किया, अब स्पष्टीकरण देने का समय नहीं है। हमें अपने समय का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता है, लिन शेन ने कहा क्योंकि उसने लिन मियाओ को अपने साथ ले लिया, जिससे दुष्ट ड्रैगन उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस योद्धाओं की खोज में आकाश में उड़ गया। हरे क्रिस्टल योद्धाओं के समूह से घिरे एक बैंगनी क्रिस्टल योद्धा को पाकर इस बार लिन शेन ने अपने पालतू जानवरों को कार्रवाई नहीं करने दी, बल्कि खुद ही लड़ने के लिए नीचे चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब लिन शेन के शरीर पर काला कवच दिखाई दिया तो लिन मियाओ को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि उसका भाई वास्तव में वह तियान था जिसने स्काई स्टार स्लोप पर इतनी अच्छी छाप छोड़ी थी। इस समय लिन मियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या भाग्यशाली। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत कोशिश की थी कि लिन शेन एक शांतिपूर्ण जीवन जी सके। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि सौभाग्य से लिन शेन बड़ा हो गया था, अन्यथा वह अपने छोटे भाई की रक्षा करने में सक्षम नहीं होती। लिन शेन ने अमर दरबार पर कदम रखा, उसके हाथ में मृत्यु पाउडर था जो कभी कठोर था, कभी नर्म। उसने न केवल वेई वुफू द्वारा सिखाया गया छुरा घोंपने का कौशल बल्कि मछुआरे द्वारा सिखाया गया छड़ी कौशल भी अपनाया। उन्होंने रेड हॉट ए के फिंगर स्किल को भी एकीकृत किया, लेकिन अभी छुरा घोंपने के कौशल के अलावा अन्य कौशल में लिन शेन की दक्षता में अभी भी कमी थी। लिन शेन, एक मिश्र धातु उत्परिवर्तक को 100 से अधिक क्रिस्टल बेस योद्धाओं के समूह के बीच आसानी से वध करने में सक्षम देखकर लिन मियाओ ने व्यथित और गर्व दोनों महसूस किया। वह व्यथित थी क्योंकि वह लिन शेन की अच्छी देखभाल नहीं कर पाई थी और उसने खुद की वजह से उसे खतरे में डाल दिया था। गर्व इसलिए क्योंकि उसका छोटा भाई अपने बड़े भाइयों की तरह दुनिया के दुर्लभ व्यक्तियों में से एक था। अधिक देखें वलंपीर। बेस म्यूटेशन फ्लूइड पीने के अलावा लिन शेन हर दिन भयंकर युद्ध में शामिल रहता था और वास्तविक लड़ाई के माध्यम से अपने कौशल को निखारता था। उसने पहले कभी इतनी मेहनत नहीं की थी। कई वास्तविक लड़ाइयों का अनुभव करने के बाद लिन शेन को एहसास हुआ कि जिन तकनीकों में महारत हासिल करना पहले मुश्किल था, वे आखिरकार इतनी कठिन नहीं थी। ये सिर्फ इतना था कि उसने पहले कभी उन पर पर्याप्त प्रयास और ध्यान नहीं दिया था। यहाँ तक कि ओवरलैपिंग वेव स्किल की तकनीक, लिन शेन ने वास्तविक युद्ध के माध्यम से गति के तत्व को समझ लिया था। वह जानबूझकर ओवरलैपिंग वेव्स कौशल का अभ्यास नहीं कर रहा था, लेकिन अमर न्यायालय पर कदम रखने के निरंतर उपयोग में लिन शेन को अचानक एहसास हुआ कि तथाकथित ओवरलैपिंग वेव्स कौशल ने अमर न्यायालय पर कदम रखने की अंतहीन गति के साथ एक चमत्कारिक कॉमन साझा किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस नई समझ के साथ लिन शेन को अचानक प्रकाश दिखाई दिया। वह आसानी से ओवरलैपिंग वेव स्किल को निष्पादित करने में सक्षम था। मछुआरे ने छड़ चलाने का कौशल भी आंशिक रूप से त्याग दिया था, वह केवल उन्हीं चालों का अभ्यास करता था जो उसे अधिक स्वाभाविक लगती थीं। ऐसा नहीं था कि अन्य तकनीकें निम्न स्तर की थीं, बल्कि चूंकि समय की कमी थी, इसलिए उन्हें उन तकनीकों पर विचार करने का अवसर नहीं मिला जिनमें महारत हासिल करना उनके लिए अधिक चुनौतीपूर्ण था। अब उसे अपने कौशल को यथासंभव निखारने की आवश्यकता थी, अन्यथा वह स्कैंडल्स के खिलाफ लड़ाई में टिक नहीं पाएगा। जहां तक रेड हॉट ए के उस विशेष फिंगर स्किल की बात है तो लिन शेन ने बहुत मेहनत की थी और वास्तव में ये वह कौशल था जिसका उसने सबसे अधिक लगन से अभ्यास किया था। स्कैंडल्स के साथ युद्ध में यदि वह किसी अन्य चीज पर भरोसा नहीं कर सकता था तो उसे एक्यूपॉइंट सीलिंग कौशल पर भरोसा करना होगा। एक्यूपॉइंट सीलिंग के साथ इस उंगली कौशल में निपुणता हासिल करना उनका अंतिम हथियार होगा। सौभाग्य से रेड हॉट ए द्वारा सिखाया गया फिंगर स्किल वेई वुफू द्वारा सिखाए गए छुरा घोंपने के कौशल के समान था। वेई वुफू का छुरा घोंपने का कौशल सीधे तौर पर फिंगर स्किल के लिए आधार का काम कर सकता था। लिन शेन ने जितना अधिक इस उंगली कौशल का अध्ययन किया, उतना ही अधिक उसे यह रहस्यमय रूप से अथाह लगा। जहां तक रेड हॉट ए द्वारा भेजे गए नए संदेश की बात है, लिन शेन के पास इसे पढ़ने का समय नहीं था। एक दिन जब लिन शेन को फिंगर स्किल का अभ्यास करते समय एक अड़चन का सामना करना पड़ा, तब उसने ये जांचने का फैसला किया कि रेड हॉट ए ने उसे क्या भेजा है। तभी उसने उस पर एक नज़र डाली। एक ही नज़र में लिन शेन की आंखें चौड़ी हो गईं। चित्र में एक अत्यंत विचित्र प्राणी दिखाई दे रहा था, जो पहली नज़र में एक लबादा पहने हुए भेड़िया था, तथा अपने दांत इस प्रकार दिखा रहा था मानो वह उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा हो। वह मुस्कान अवर्णनीय रूप से भयानक थी।
मुस्कुराते हुए भेड़िए के चेहरे पर एक नजर डालते ही लिन शेन को अचानक लगा कि उसका दिमाग धुंधला हो गया है। उसके विचार अनियंत्रित रूप से बिखर गए, मानो वह मंत्रमुग्ध हो गया हो, और उसका शरीर अपने आप हिलने लगा। लिन शेन ने अपनी कलाई घड़ी उठाई, संपर्कों में से लाल हॉट ए का चयन किया, और फिर संचार बटन दबाया। डीमैन जनजाति के मातृगृह में कैथरीन एक महत्वपूर्ण सभा में भाग ले रही थी। अचानक उसने अपनी कलाई घड़ी को कंपन करते हुए महसूस किया। उसने उस पर नजर डाली और महसूस किया कि यह स्पेड ए से एक संचार अनुरोध था। उसकी आंखें तुरंत खुशी से चमक उठीं। माफ करें, मुझे कुछ काम करना है, कृपया आगे बढ़ें, कैथरीन ने कहा। दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान न देते हुए वह तेजी से हॉल से बाहर निकल गई। बाहर आकर उसने उत्सुकता से स्वीकृति बटन दबाया, लेकिन जैसे ही कैथरीन ने सहमति बटन दबाया, संचार अचानक टूट गया और दूसरी तरफ की छवि को प्रक्षेपित करने का मौका भी नहीं मिला। पाताल लोक के सल्फर वुल्फ का भ्रम इतनी जल्दी तोड़ने के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह आप ही हैं, कैथरीन ने कहा। वह बिल्कुल भी क्रोधित नहीं थी, उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे किसी को कोई मजेदार खेल मिल गया हो और वह उसे हमेशा के लिए खेलना चाहता हो। वह नहीं चाहता कि यह खेल जल्दी खत्म हो जाए, इसलिए भले ही वह खेल हार गई हो, फिर भी वह बहुत खुश थी। मुझे सोचने दो, मुझे ये खेल कैसे जारी रखना चाहिए, कैथरीन ने सोचा। उसके लाल होंठ सोच में थोड़े मुड़ गए। लिन शेन को पसीना आ गया। अगर समय रहते विकास सिद्धांत प्रभावी नहीं होता, जिससे उसे होश नहीं आता, तो संचार पहले ही जुड़ चुका होता। सिर्फ फुटेज के एक हिस्से के जरिए ये किसी व्यक्ति के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है। वह प्राणी वास्तव में क्या है? लिन शेन अंदर ही अंदर परेशान हो गया। उसे लगा कि अब से उसे और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वह रेड हॉट ए द्वारा भेजे गए संदेशों को लापरवाही से नहीं देख सकता था। कुछ ही देर में रेड हॉट ए ने एक और संदेश भेजा, लेकिन इस बार लिन शेन का उसे खोलने का कोई इरादा नहीं था। रेड हॉट ए के मामले को अपने दिमाग में पीछे रखते हुए उन्होंने विभिन्न कौशलों का गहन प्रशिक्षण जारी रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लिन शेन के विभिन्न कौशल अधिक परिष्कृत होते गए, और उनकी बेस म्यूटेशन दर भी लगभग 100 अंक तक पहुंचने वाली थी। सी कॉर्न बेस पर लिन शेन के लिन मियाओ के साथ रियल्म किंग ग्रह में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद लिन परिवार के कारवां के सभी सदस्यों को लिविंग रूम में लाया गया। मुझे परिणाम बताओ, वान गुताओ ने ठंडे स्वर में कहा, जब वह उन्हें देख रहा था और उसके आदमियों को पता था कि क्या करना है। लोगों को गंभीर यातना के लिए तैयार करने के लिए उन्हें दूर ले जाना है। क्या मैं गलत जगह आ गया? क्या ये स्प्लेंडिड एरा बेस नहीं बल्कि सी कॉर्न बेस है? बाहर से एक आवाज आए और प्रशिक्षक म्यू ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। संदेश प्राप्त करने के बाद वह तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। म्यू किंग चुआन, यह मेरे वान परिवार का मामला है और इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, वान गुताओ ने ठंडे स्वर में कहा। आप सी कॉर्न बेस में मेरे छात्र को पीटने या मारने के इरादे से आते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि फिर मेरी चिंता क्या है? प्रशिक्षक म्यू ने लेई और अन्य लोगों के बगल में चलते हुए वान गुताओ को देखते हुए कहा। वान गुताओ को प्रशिक्षक म्यू के प्रति कुछ आशंका थी और वह लिन शेन और अन्य लोगों के साथ बात करते समय उतना दबंग नहीं था। लिन मियाओ ने मेरे वान परिवार से कुछ लिया है, मुझे वह वापस लेना होगा, वान गुताओ ने कहा। आह, मियाओ ने तुमसे ऐसा क्या लिया जिसके लिए तुम्हारे वान परिवार को इतना बड़ा प्रयास करना पड़ा? प्रशिक्षक म्यू ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे वह वस्तु वापस लेनी ही होगी, भले ही इसके लिए मुझे वान परिवार के सभी संसाधनों का उपयोग करना पड़े, वान गुताओ ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा। प्रशिक्षक म्यू को अपने दिल में कुछ आश्चर्य हुआ। वान गुताओ का ये कथन उसे यह बताने के लिए था कि यदि कोई भी वान परिवार के साथ हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, तो वे बातचीत के लिए कोई जगह छोड़े बिना आपसी विनाश की हद तक जा सकते हैं। जिनशुई झील पर लिन जियांगडोंग का प्रदर्शन, आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए। भविष्य की मुठभेड़ों के लिए जीवन में कुछ छूट छोड़ना सबसे अच्छा है। मुझे आपके लिए मध्यस्थता करने दें, आइटम ले लो और उन्हें उनके जीवन के साथ छोड़ दो। ये वान परिवार और लिन परिवार दोनों के लिए फायदेमंद होगा, प्रशिक्षक म्यू ने सुझाव दिया। इसमें चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे वह वस्तु वापस लेनी होगी और मैं उनके जीवन को भी समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। यदि आपका शिष्य लिन जियांगडोंग मृत्यु तक लड़ना चाहता है, तो उसे मेरे वान परिवार में आने दें। जब तक उसके पास क्षमता है, वह मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। वान गुताओ ने प्रशिक्षक म्यू के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। प्रशिक्षक म्यू हैरान थे और उन्हें कोई सुराग नहीं था कि लिन मियाओ ने वान परिवार से ऐसा क्या लिया था जिससे वे उसकी जान लेने पर इतने अड़े हुए थे। प्रशिक्षक म्यू को पता था कि यह समस्या केवल एक वस्तु लेने जितनी सरल नहीं थी, और अब यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह अकेले हल कर सकते थे। वान परिवार में बहुत सारे आरोही हैं, वह अकेला, चाहे कितना भी दुर्जय क्यों न हो, उन सब का सामना नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यदि सी कॉर्न बेस के सभी आरोही को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो भी उनकी ताकत वान परिवार की तुलना में अधिक मजबूत नहीं होगी।
ये लोग लिन परिवार के व्यापारिक काफिले के कर्मचारी मात्र हैं। लिन परिवार के मामलों से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं उनकी गारंटी देता हूं, वे अब लिन परिवार के मामलों में शामिल नहीं होंगे। कृपया उन्हें जीने दो, प्रशिक्षक म्यू ने लेई और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें, म्यू किंगचुआन, ये चेहरा दे दूंगा, लेकिन तुम इस मामले में अब और हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वान गुताओ ने कहा। प्रशिक्षक म्यू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन फिर लेई ने अचानक प्रशिक्षक म्यू को प्रणाम किया। प्रशिक्षक म्यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हालांकि मेरा उपनाम लिन नहीं है, लेकिन मैंने अपना पूरा जीवन लिन परिवार का अनुसरण किया है, और मैं छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मैं खुद को लिन परिवार का सदस्य मानता हूँ। वे लिन परिवार को निशाना बना रहे हैं, और मैं लिन परिवार को नहीं छोड़ सकता। सीमो नोवलबन, अगर मैं मर भी जाऊं, तो भी मैं उन्हें मेरे स्वामी और श्री लिन शेन को नुकसान पहुंचाते नहीं देख सकता। इसलिए मुझे आपकी जमानत की जरूरत नहीं है, और आपको हमारी ओर से उनसे कुछ भी वादा करने की जरूरत नहीं है। बस आप जो हैं वही रहें। प्रशिक्षक म्यू, हमें भी आपसे कोई वादा करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप बस अपने आप बने रहें। ट्रेडिंग टीम के कुछ पुराने घरेलू सदस्य आगे बढ़े और प्रशिक्षक म्यू को प्रणाम किया। वे अपने जीवन को खारिज नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपने जीवन का उपयोग प्रशिक्षक म्यू से यह कहने के लिए कर रहे थे कि वे लिन शेन और लिन मियाओ को न छोड़ें। लिन शेन के माता पिता के दिनों से ही घर के कई पुराने सदस्य लिन परिवार के साथ थे। उन्होंने लिन परिवार की कई पीढ़ियों के साथ खून बहाया था और अपनी जान जोखिम में डाली थी। वे कोई साधारण कर्मचारी नहीं थे। उन सभी का लिन परिवार के साथ जीवन मरण का रिश्ता था, और बुढ़ापे में भी वे न केवल वेतन के लिए, बल्कि गहरे, जीवन सम्मानित संबंधों के लिए भी लिन परिवार के लिए काम करते रहे। वे मृत्यु से डरते थे, फिर भी उनके सम्मान की भावना ने उन्हें मृत्यु के भय का सामना करने के लिए तैयार कर दिया। जिस प्रकार कुछ साहसी व्यक्ति थे, उसी प्रकार कई ऐसे भी थे जो मरने से डरते थे, और जल्दी से अपनी आवाज उठाकर प्रशिक्षक म्यू से उन्हें बचाने की प्रार्थना कर रहे थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। आखिरकार यह सिर्फ एक नौकरी थी, जिसमें किसी और के लिए मरने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रशिक्षक म्यू ने लेई और अन्य लोगों की ओर देखा और धीरे से आह भरते हुए कहा, यदि आप इस तरह मर जाते हैं, तो आप कुछ भी हल नहीं कर पाएंगे, और लिन भाई बहनों के पास अपने परिवारों को फिर से देखने का चेहरा नहीं होगा। यहाँ की स्थिति उतनी सरल नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। अभी चले जाओ, स्वाभाविक रूप से इस स्थिति से निपटने के लिए कोई होगा। ऐसा कहने के बाद प्रशिक्षक म्यू ने वान गुताओ की ओर मुड़कर कहा, मैं लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा, और मैं यहाँ के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है, म्यू किंगचुआन। उन्हें छोड़ दो। वान गुताओ ने इशारा करते हुए लेई और अन्य की रक्षा कर रहे म्यूटेटर्स को नीचे खड़े होने का संकेत दिया। चलो, हम बाहर जाकर और बातें कर सकते हैं, प्रशिक्षक म्यू ने लेई को बीच में टोकते हुए कहा, जो कुछ कहना चाह रहा था, और उसे बाहर ले जाने लगे। वह घर के पुराने सदस्यों के बिना नहीं जा सकता था, और जहां तक अन्य लोगों का सवाल है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे पहले से ही बाहर भाग रहे थे। जब तक वे प्रांगण से बाहर नहीं निकल गए, प्रशिक्षक म्यू ने लेई और अन्य लोगों को स्थिति स्पष्ट रूप से समझाने की अनुमति नहीं दी। वह केवल इतना जानता था कि वान परिवार के लोग लिन भाई बहनों के साथ परेशानी की तलाश में थे, लेकिन वह विवरण के बारे में स्पष्ट नहीं था। लेई और अन्य लोग भी निश्चित नहीं थे कि क्या हो रहा है, और उन्होंने अनुमान लगाया कि यह वान न्यानबेई से संबंधित हो सकता है, हालांकि उनका स्पष्टीकरण अस्पष्ट था। यह मामला इतना सरल नहीं है, प्रशिक्षक म्यू ने सुनने के बाद भौहें सिकोड़ते हुए कहा। प्रशिक्षक म्यू, आपको हमारे स्वामी और श्री लिन शेन को बचाना होगा। वे केवल वस्तुओं को ही नहीं, बल्कि अपनी जान लेने पर क्यों जोर दे रहे हैं? लेई ने विनती की। यह मामला अब ऐसा नहीं है जिसे मैं हस्तक्षेप करके सुलझा सकूं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुरंत हाई दाक्सियू को खोजने जाऊंगा। केवल हाई दाक्सियू के हस्तक्षेप से ही उनकी जान बच सकती है। तुम असुर प्रशिक्षण शिविर में जाओ और अभी वहीं रहो, मैं हाई हवेली जाऊंगा। प्रशिक्षक म्यू ने हाई हवेली जाने से पहले लेई और अन्य लोगों को प्रशिक्षण शिविर की ओर जाने का निर्देश दिया। ये सुनकर कि प्रशिक्षक म्यू हाई दाक्सियू से हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, लेई और अन्य लोगों ने राहत के भाव प्रदर्शित किए। डिस्कवर नोवेलबन उपन्यास। हाई दाक्सियू का उपनाम वास्तव में हाई नहीं है, ये सिर्फ उसका उपनाम है। सी कॉर्न बेस में, जहां अनेक प्रशिक्षण शिविरों को एक प्रशिक्षण शिविर एसोसिएशन में समूहीकृत किया गया है, हाई दाक्सियू एसोसिएशन का अध्यक्ष तथा सी कॉर्न बेस का वास्तविक शासक है। केवल हाई दाक्सियू के पास ही सी कॉर्न बेस के आरोही सैनिकों को संगठित करने का अधिकार था, और प्रशिक्षक म्यू के उसके साथ कुछ संबंध थे, इसलिए हाई दाक्सियू को इसमें शामिल होने के लिए राजी करना कठिन नहीं था। आखिरकार, ये सी कॉर्न बेस था। वान परिवार के सदस्य लापरवाही से काम कर रहे थे, अपनी मर्जी से हत्या कर रहे थे। सी कॉर्न बेस के शासक, हाई दाक्सियू चुपचाप खड़े होकर ऐसा होने नहीं दे सकते थे। प्रशिक्षक म्यू की हाई दाक्सियू से मुलाकात के बाद चीजें काफी सुचारू रूप से चली गईं। हाई दाक्सियू को लंबे समय से वान गुताओ की स्थिति के बारे में पता था, और वह उससे मिलने का इरादा रखता था।
अब तक उसके द्वारा बिना किसी से मिले प्रतीक्षा करने का कारण ये था कि वह प्रशिक्षक म्यू के उसके पास आने का इंतजार कर रही थी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, हाइदाक्सियू ने मुस्कुराते हुए प्रशिक्षक म्यू से कहा। असुर प्रशिक्षण शिविर तुम्हारा है। प्रशिक्षक म्यू को पता था कि हाइदाक्सियू क्या चाहती थी और उसने उसके कुछ कहने का इंतजार नहीं किया, प्रशिक्षण शिविर का दस्तावेज सीधे उसे सौंप दिया। जब वह हाइदाक्सियू को खोजने गया तो उसने अपना निर्णय पहले ही कर लिया था। ठीक है, तो फिर चलें, हाइदाक्सियू ने बिना शब्दों को बर्बाद किए कहा, और अपने लोगों को गेस्ट हाउस में ले गई जहां लिन शेन और उसका समूह रह रहा था। प्रशिक्षक म्यू अब आगे आने की स्थिति में नहीं थे और केवल हाइदाक्सियू के लौटने का इंतजार कर सकते थे। लंबे इंतजार के बाद हाइदाक्सियू अंततः वापस आ गई, लेकिन उसके हाव भाव कुछ अलग लग रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, मैं आपके प्रशिक्षण शिविर को स्वीकार नहीं कर सकता, हाइदाक्सियू ने प्रशिक्षक म्यू को दस्तावेज लौटाते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? प्रशिक्षक म्यू ने उसकी बात नहीं सुनी और हाइदाक्सियू की ओर भौहें सिकोड़ लीं। उसे विश्वास नहीं था कि हाइदाक्सियू वान गुताओ को भी नहीं संभाल सकती। हाइदाक्सियू की ताकत के साथ, भले ही वह आज वान गुताओ को हरा दे, वान परिवार इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। प्रशिक्षक म्यू ने सोचा कि हाइदाक्सियू ने वान परिवार से बड़ा लाभ उठाया है और इसीलिए वह उसे बिना रोक टोक जाने दे रही थी। हाइदाक्सियू ने प्रशिक्षक म्यू के विचारों को समझा और आह भरते हुए कहा, बूढ़े म्यू, आप गलत हैं। अगर मैं आपके प्रशिक्षण शिविर को स्वीकार करता हूं, तो मैं किसी और के प्रस्ताव पर दूसरी नजर नहीं डालूंगा, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो फिर तुम हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम अभी भी सी कॉर्न बेस के हाइदाक्सियू हो या नहीं? प्रशिक्षक म्यू ने हैरान होकर पूछा। वान गुताओ और एक अन्य आरोही के अलावा, वान परिवार के पास बेस के बाहर 12 अन्य आरोही हैं, जिनमें वान शुइलियू भी शामिल है। वान परिवार लिन भाई बहनों को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए युद्ध शुरू करने में संकोच नहीं करेगा। वे गंभीर हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, हाइदाक्सियू ने आह भरी। बूढ़े म्यू, आपको मेरी दुविधा समझनी चाहिए। अगर युद्ध शुरू होता है, तो जीत या हार की परवाह किए बिना, लागत बहुत बड़ी होगी। मैं लिन भाई बहनों के लिए वान परिवार के साथ युद्ध नहीं कर सकता। प्रशिक्षक म्यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वान परिवार ने 14 आरोही लाए हैं, यहां तक कि वान शुइलियू भी, सिर्फ लिन भाई बहनों के लिए। ये कैसे संभव है? ये सिर्फ 2 म्यूटेटर हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है, लेकिन वे वाकई आए हैं। वान शुइलियू समेत 12 एस्केंडर बेस के बाहर ही हैं। वे मेरे सम्मान के कारण सी कॉर्न बेस में नहीं आए हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? हम वाकई वान परिवार के साथ युद्ध नहीं कर सकते, है न? हम 2 व्यक्तियों के कारण इतने सारे लोगों को मरने नहीं दे सकते, हाइदाक्सियू ने असहाय होकर कहा। प्रशिक्षक म्यू को भी पता था कि हाइदाक्सियू से लिन शेन और लिन मियाओ के लिए युद्ध की उम्मीद करना असंभव था, इसलिए उन्होंने उसका स्थान छोड़ दिया। कुछ पूछताछ के बाद, उसने जल्दी से पुष्टि कर दी कि हाइदाक्सियू ने क्या कहा था। वान परिवार के 12 एस्केंडर्स बेस के ठीक बाहर तैनात थे और उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। तुम दुष्टों, तुमने वान परिवार को कैसे क्रोधित कर दिया? प्रशिक्षक म्यू चिंतित थे जब देवी पत्नी बाई प्रशिक्षण शिविर में पहुंची। एड्स बाय पब फ्यूचर, प्रशिक्षक लिन शेन के साथ क्या हुआ? देवी पत्नी बाई को कुछ पता था, लेकिन विवरण स्पष्ट नहीं था। मैंने अभी तक खुद इसका पता नहीं लगाया है। अभी तक मुझे बस इतना पता है कि वान परिवार के लिन मियाओ और वान नियानबेई पहले साथ थे और बाद में वान परिवार के विरोध के कारण अलग हो गए। हाल ही में, वान नियानबेई आरोहण में असफल हो गया और मर गया। वान परिवार के लोग अचानक लिन भाई बहनों की तलाश में आए, उनसे कुछ मांग रहे थे, और इसके लिए उन्होंने 14 आरोही तैनात करने में संकोच नहीं किया। अब 12 लोग बेस के बाहर हैं, जिनमें वान शुइलियू भी शामिल है। प्रशिक्षक म्यू ने घटनाओं को विस्तार से दोहराया। उन्हें बस वही दो जो वे चाहते हैं, बाई शेनफेई ने कहा। ये सुनकर उसका चेहरा बदल गया कि वान परिवार ने 14 आरोही भेजे थे। ये देने या न देने का मामला नहीं है, वान परिवार लिन भाई बहनों की जान लेने पर अड़ा हुआ है, प्रशिक्षक म्यू ने असहाय महसूस करते हुए समझाया। लिन शेन और लिन मियाओ अब कहाँ हैं? बाई शेनफेई ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। उनके पास टेलीपोर्टर होने चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि वे किस ग्रह पर टेलीपोर्ट हुए हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी जान बचा ली है। हालांकि, जैसा कि आप जानते हैं, मातृ ग्रह पर टेलीपोर्टर्स का समय सीमित है, और उन्हें अंततः वापस आना ही होगा। वान गुताओ और वान परिवार का एक और आरोही उस स्थान पर प्रतीक्षा कर रहा है जहां से वे टेलीपोर्ट हुए थे। एक बार वे वापस आ गए तो उनकी मृत्यु अवश्यंभावी हो जाएगी। ये सुनकर बाई शेनफेई मुड़ी और चली गई। प्रशिक्षक म्यू ने उसे पीछे से पुकारा, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अपने परिवार के घर वापस जाना है, बाई शेनफेई ने जवाब दिया और तुरंत प्रशिक्षण शिविर से निकल गई। प्रशिक्षण शिविर छोड़ने के बाद, बाई शेनफेई तुरंत सी कॉर्न बेस से चले गए और रात भर बाई परिवार के पास वापस चले गए, इस उम्मीद में कि बाई परिवार की शक्ति का उपयोग करके वान परिवार को लिन भाई बहनों के जीवन को बख्शने के लिए राजी किया जा सके।
बाई शेनफेई की रिपोर्ट सुनने के बाद परिवार के मुखिया बाई जिंगक्सिंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या आपने लिन शेन के लिए कोई विकल्प चुना है? हाँ, बाई शेनफेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। एड्स बाई पब फ्यूचर। वह जानती थी कि ऐसा करने से ही बाई जिंगक्सिंग लिन शेन को बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। किसी और के बारे में सोचो, कोई भी उसकी जान नहीं बचा सकता, बाई जिंगक्सिंग ने कहा। क्यों? अगर वान परिवार कुछ चाहता है तो उन्हें क्यों नहीं दे दिया? बाई शेनफेई हैरान रह गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि बाई जिंगक्सिंग भी कहेगी कि भाई बहनों की जान नहीं बचाई जा सकती। मुझे वान नियानबेई की स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत पता है। ये चीज वापस करनी होगी, और वान परिवार निश्चित रूप से लिन भाई बहनों को नहीं जाने देगा, बाई जिंगक्सिंग ने समझाया। क्यों? बाई शेनफेई ने हैरान होकर पूछा। वान नियानबेई ने डी मैन जनजाति की एक राजकुमारी की नज़र को आकर्षित किया। उसके स्वर्गारोहण के बाद उसे डी मैन जनजाति में जाना था और उस राजकुमारी की पसंदीदा उपपत्नी बनना था। वान परिवार ने वान नियानबेई की सहमति नहीं मांगी और इस मामले को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्सुक था। हालांकि वान नियानबेई ने पहले ही किसी और को पसंद कर लिया था, संभवतः लिन शेन की बड़ी बहन। वान नियानबेई की प्रतिभा और योग्यताओं के साथ उसके उत्थान का असफल होना असंभव है। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि उसकी असफलता का एकमात्र कारण ये था कि वह दी मैन जनजाति में शामिल होने के बजाय मरना पसंद करती थी, उन्होंने कहा। तो क्या वान परिवार ने लिन भाई बहनों को मौत के घाट उतारने के लिए इतने सारे आरोही भेजे? क्या इसका कारण वह डी मैन राजकुमारी है? बाई शेनफेई को यह बात समझ में आ गई और उसे निराशा महसूस हुई। यह उस डी मैन राजकुमारी से संबंधित होना चाहिए, अन्यथा वान परिवार ऐसे तुच्छ लिन परिवार पर इतना बड़ा कदम क्यों उठाता? वे केवल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि डी मैन राजकुमारी को थोड़ी सी भी असंतुष्टि न हो। दुनिया इतनी क्रूर है, शक्तिशाली की एकमात्र सनक कमजोर लोगों की जान ले सकती है, या यहाँ तक कि उनके पूरे कबीले की जान भी ले सकती है। याद रखें, केवल मजबूत बनकर ही हम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं और शक्तिशाली लोगों के पैरों तले कुचली जाने वाली चींटियों की तरह नहीं रह सकते, बाई जिंगक्सिंग ने उदासीनता से कहा। भले ही लिन भाई बहनों का भाग्य तय हो चुका है, ओयांग यूडू एक बेहतरीन विकल्प है। आप बेस म्यूटेशन स्तर पर काफी समय से हैं, अब समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें। बाई शेनफेई चुप हो गई, वह लिन शेन को बचाना चाहती थी लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे। यदि केवल एक आरोही होता तो वह लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगा सकती थी, लेकिन वान परिवार के 14 आरोही के खिलाफ किसी के पास कोई मौका नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद बाई शेनफेई जाने के लिए मुड़ी। वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए डार्क बर्ड बेस की ओर जा रही थी, क्योंकि अभी केवल लिन जियांगडोंग ही लिन शेन और अन्य को बचाने में सक्षम हो सकता था। वह उस घटना के बारे में जानती थी जहां लिन जियांगडोंग ने एक ही हमले में वानरा बेस के 5 सैंडर्स के जीवन आधारों को नष्ट कर दिया था, इसकी संभावना बहुत कम थी। महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि इस मोड़ पर लिन जियांगडोंग के अलावा किसी और से हस्तक्षेप करने के लिए कहना असंभव था। केवल प्रमुख अंतर्तार्कीय परिवारों के पास ही वान परिवार को रोकने की शक्ति थी। लेकिन कोई भी बड़ा परिवार लिन भाई बहनों के लिए वान परिवार के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था। डी मैन जनजाति द्वारा समर्थित वान परिवार पहले से ही एलियन दुनिया में अग्रणी मानव बलों में से एक था। शेन और लिन मियाओ ने रेगिस्तान में बेस वेरिएंट प्राणियों का शिकार करना जारी रखा, जहां लिन मियाओ को लिन शेन की ताकत और उसके कई शक्तिशाली पालतू जानवरों को देखने का मौका मिला। लिन शेन के पास वास्तव में कई उत्परिवर्तित पालतू जानवर थे जो काफी मजबूत थे, लेकिन आरोही की तुलना में अभी भी एक अंतर था। लिन शेन ने लिन मियाओ को 2 पालतू लांचर दिए, और अधिकांश उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस पालतू जानवरों को भी उन 2 पालतू लांचरों के अंदर संग्रहित किया गया ताकि लिन मियाओ इस दौरान उन्हें नियंत्रित करने में खुद को परिचित कर सके। एक बार जब एस्केंडर्स के साथ लड़ाई शुरू हुई, तो लिन मियाओ के लिए जीवित रहने की क्षमता होना आवश्यक था। लिन शेन ने स्वयं केवल डेथ पाउडर और कुछ साधारण क्रिस्टल बेस पालतू जानवर रखे थे, जबकि जीवीस, फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन, सी डेमन गॉड जनरल इत्यादि सहित अन्य को लिन मियाओ ने पहले इस कठिन समय से निकलने में मदद करने के लिए अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया था। लिन मियाओ स्वभाव से बहुत बुद्धिमान थी और उसका स्तर क्रिस्टल बेस लेवल पर था। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उसने हमेशा पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन किया था, इसलिए उसे पहले कोई वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं था। लेकिन उसकी प्रतिभा स्पष्ट थी क्योंकि वह बहुत जल्दी सीखती थी। युद्ध में कई पालतू जानवरों को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता एक औसत व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी। यदि लोगों को एक साथ कई पालतू जानवरों को आदेश देना पड़े तो वे घबरा जाएंगे, लेकिन लिन मियाओ एक साथ युद्ध में 1 दर्जन से अधिक पालतू जानवरों को निर्देश दे सकती थी, और वह प्रत्येक पालतू जानवर की स्थिति और उससे भी अधिक के हर विवरण का ध्यान रख सकती थी। रियल्म किंग ग्रह पर पहुंचने के 23वें दिन लिन शेन की बेस म्यूटेशन दर 100% तक पहुंच गई। लिन शेन को पास में एक स्थान मिला जो बेस वेरिएंट प्राणियों से मुक्त था और उसने लिन मियाओ से उसकी रक्षा करने के लिए कहा, जबकि उसने तू शियाओदाओ द्वारा दिए गए प्राइमवल अंडे को निकाला, उसे निगल लिया और क्रिस्टल बेस पर चढ़ना शुरू कर दिया।
जब लिन मियाओ ने लिन शेन के शरीर में हो रहे आश्चर्यजनक परिवर्तनों को देखा तो उसने विचलित होने की हिम्मत नहीं की और किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सभी पालतू जानवरों को लिन शेन के चारों ओर पहरा देने के लिए छोड़ दिया। कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई बेस वेरिएंट प्राणी नहीं था। ये सोचते हुए लिन मियाओ की नज़र उसके चारों ओर घूम गई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक काफी बदल गई। नोबलबन द्वारा आपके लिए लाया गया। उसने अपने आसपास के रेत के टीलों पर असंख्य हरे क्रिस्टल योद्धाओं को देखा और वे हर जगह थे और उनकी संख्या 1000 से भी अधिक लग रही थी। ये कैसे हो सकता है? लिन मियाओ ने लिन शेन को चिंतित रूप से देखा, जो क्रिस्टल बेस पर चढ़ने की प्रक्रिया में था और उसके पास अपने दांतों को पीसने और अपने पालतू जानवरों के साथ संरचना स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक हरे क्रिस्टल योद्धा प्रकट हुए, लिन मियाओ को अशुभ संकेत का एहसास होने लगा। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि नीले क्रिस्टल योद्धा दिखाई देने लगे, उसके बाद बैंगनी क्रिस्टल योद्धा और यहां तक कि एक बहुत ही दुर्लभ लाल क्रिस्टल योद्धा भी दिखाई देने लगा। लिन शेन ने विशेष रूप से लाल क्रिस्टल योद्धाओं की तलाश की थी और उन्हें कोई नहीं मिला था, फिर भी अब एक यहां दिखाई दिया था। और वहां केवल एक लाल क्रिस्टल योद्धा नहीं था। जैसे जैसे अधिक से अधिक हरे क्रिस्टल योद्धा सामने आए, नीले और बैंगनी क्रिस्टल योद्धाओं की संख्या भी बढ़ गई और 2 लाल क्रिस्टल योद्धा पहले ही दिखाई दे चुके थे। ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं की संख्या 10,000 से अधिक हो गई थी और अभी भी लगातार बढ़ रही थी। लिन मियाओ का दिमाग तेजी से चल रहा था क्योंकि वह सोच रही थी कि क्रिस्टल बेस योद्धाओं की भयानक संख्या से कैसे बचाव किया जाए। एक गहरे लाल रंग का योद्धा दिखाई दिया, उसका शरीर जमे हुए खून से बने क्रिस्टल जैसा था, सूरज की रोशनी में खून के रंग के प्रभामंडल के साथ चमक रहा था और उसके हाथ में एक रक्त क्रिस्टल भाला था। उसके पास वास्तव में एक हथियार था जो अन्य योद्धाओं के पास नहीं था। गहरे लाल योद्धा के युद्ध घोष के साथ हरे क्रिस्टल योद्धा और विभिन्न रंगों के योद्धा ज्वार की तरह उस ओर बढ़े जहां लिन शेन तैनात थे। लिन शेन ने रेगिस्तान में 20 से अधिक दिन बिताए थे, उसने बेतहाशा हत्याएं की थी और विभिन्न योद्धाओं के बेस म्यूटेशन अंडे खाकर उसने पहले ही उनके क्रोध को भड़का दिया था। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये घात स्पष्ट रूप से पूर्व नियोजित था। घात के कमांडर के रूप में डीप रेड नाइट की बुद्धिमत्ता उच्च होनी चाहिए, अन्यथा उसने ऐसा महत्वपूर्ण क्षण नहीं चुना होता। योद्धाओं को ज्वार की तरह अपनी ओर बढ़ते देख लिन मियाओ केवल आभारी थी कि लिन शेन ने उसे जो पालतू जानवर दिए थे वे काफी मजबूत और पर्याप्त संख्या में थे। लिन मियाओ ने कई कार्य किए, कई पालतू जानवरों को नियंत्रित किया और ज्वार जैसे आक्रमण से दृढ़तापूर्वक बचाव किया। लिन मियाओ के आदेश के तहत पालतू जानवरों ने सहजता से समन्वय स्थापित किया, जिसमें अग्रिम पंक्ति के टैंक, पिछली पंक्ति के क्षति डीलर और युद्धाभ्यास करने वाले पालतू जानवर किसी भी संभावित उल्लंघन का समर्थन करने के लिए तैयार थे। लिन शेन के पालतू जानवर वास्तव में मजबूत थे, लेकिन यदि लिन मियाओ की कमान न होती तो कोई भी मामूली उल्लंघन उन योद्धाओं को उनके रैंकों में घुसने और लिन शेन को परेशान करने की अनुमति देता, जो बेस म्यूटेशन के बीच में थे, एक बड़ी समस्या पैदा कर सकते थे। 2 लाल क्रिस्टल योद्धाओं ने जीवेइस को उलझाने की कोशिश की, फिर भी लिन मियाओ ने उन्हें मौका नहीं दिया। पालतू सेना लगातार अपने हमले घुमाती रही, प्रत्येक पालतू आगे बढ़ता रहा और घूमता रहा, कभी भी एक स्थान तक सीमित नहीं रहा। गहरे लाल योद्धा आगे न बढ़ पाने से निराश होकर एक बार फिर क्रोधित युद्ध गर्जना करने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर सभी योद्धा पागल हो गए, उनकी आंखें लाल हो गईं और वे और भी अधिक उग्रता से उस पालतू सेना पर टूट पड़े। लिन मियाओ ने खुद को संभालने के लिए संघर्ष किया। हमलावर योद्धाओं को मारना मुश्किल नहीं था, चुनौती थी पूरी तरह से स्थिर लिन शेन की रक्षा करना और किसी भी योद्धा को आगे बढ़ने से रोकना। सौभाग्य से लिन मियाओ ऐसा करने में कामयाब रही। अपने पालतू जानवरों के सहयोग से उसने हमलों की एक के बाद एक लहरों को बलपूर्वक रोक दिया। लिन शेन का परिवर्तन समाप्त होने वाला था, ये देखकर लिन मियाओ ने राहत की हल्की सांस ली। एक बार लिन शेन सफलतापूर्वक चढ़ गए तो उन्हें इन योद्धाओं से उलझने की आवश्यकता नहीं होगी, वे बस दुष्ट ड्रैगन की सवारी कर सकते थे और उड़ सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आखिरकार ये योद्धा उड़ नहीं सकते थे और उनके सामने असहाय थे। आराम करने की हिम्मत न करते हुए लिन मियाओ ने अपने पालतू जानवरों की स्थिति को समायोजित करते हुए लगातार युद्ध के मैदान को स्कैन किया। अचानक लिन मियाओ को नीचे रेत में कुछ गड़बड़ नजर आई। कुछ समझ में आते ही लिन मियाओ तुरंत लिन शेन की ओर दौड़ी। नीचे की जमीन पर एक गहरे लाल रंग का खून के क्रिस्टल से बना विशालकाय बिच्छू उभरा, जिसकी पूंछ खून की रोशनी की एक लकीर में बदल गई और लिन शेन की ओर बढ़ गई। लिन मियाओ ने योद्धाओं के हमलों की ज्वारीय लहर को रोकने के लिए पहले से ही अपने सभी पालतू जानवरों का उपयोग कर लिया था। उसके पास तैनात करने के लिए कोई पालतू जानवर नहीं बचा था और लिन शेन के उत्थान के दौर से गुजरने और हिलने में असमर्थ होने के कारण उसके पास अपनी जमीन पर खड़े होने और बिच्छू की पूंछ को पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो बिजली की तरह हमला कर रही थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि बिच्छू की पूंछ की ताकत कुछ कौशल से बढ़ गई थी। लिन मियाओ ने पूंछ को पकड़ते हुए उसके शक्तिशाली प्रहार को रोकने के लिए संघर्ष किया। पूंछ की नोक सीधे उसकी छाती में घुसने के लिए तैयार थी।
अचानक लिन मियाओ के आलिंगन के भीतर से एक सुनहरी रोशनी खिल उठी। बिच्छू की पूंछ सुनहरी रोशनी से टकराए और वह बलपूर्वक पीछे हट गई। सुनहरी रोशनी की गेंद लिन मियाओ के आलिंगन से बाहर उड़ी और हवा को पकड़ते हुए तुरंत एक विशाल 6 पंख वाले फीनिक्स में बदल गई, जो एक हेलीकॉप्टर से भी बड़ा था। फीनिक्स की सुनहरी चमक चकाचौंध करने वाली थी और आकाश की ओर उसकी चीख से पूरा युद्धक्षेत्र शांत हो गया। अगले ही पल सिक्स पाथर्स फीनिक्स लिन मियाओ के पीछे से उड़कर आया और उसे पीछे से गले लगा लिया। उसके 4 पंख उसके शरीर के चारों ओर लिपटे हुए थे, जबकि बाकी 2 पंख फड़फड़ाते हुए लिन मियाओ को आसमान में उठा रहे थे। हवा में घूमने के बाद सिक्स पाथर्स फीनिक्स प्रकाश की एक सुनहरी रेखा में बदल गया। बैंग 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 बैंग। रेगिस्तान में चमकती सुनहरी बिजली की तरह इसने लिन शेन के आसपास कई 100 मीटर के दायरे में सभी योद्धाओं के शरीर को तुरंत 2 टुकड़ों में काट दिया। गहरे लाल रंग के विशालकाय बिच्छू ने रेत में वापस जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पूंछ समय पर वापस नहीं आ सकी और वह भी कट गई। कभी युद्ध से क्षत विक्षत रहे रेगिस्तान के ऊपर केवल प्रकाश की एक सुनहरी पगडंडी ही जीवन का उत्पादन कर रही थी, तथा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती जा रही थी, तथा किसी को भी प्रतिक्रिया करने का अवसर नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि लाल क्रिस्टल योद्धा भी अपवाद नहीं थे, उनके ऊपरी शरीर तुरंत उनके निचले हिस्सों से अलग हो गए थे। पलक झपकते ही 1 किलोमीटर के दायरे में लिन शेन और उन पालतू जानवरों के अलावा कोई भी जीवित प्राणी नहीं बचा था। शेन सफलतापूर्वक क्रिस्टल बेस तक पहुंच गया था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह जमीन पर बिखरे हरे क्रिस्टल योद्धाओं की लाशों से भरा दृश्य देखकर चौंक गया। वह सहज रूप से लिन मियाओ की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी बड़ी बहन के साथ कुछ न हो गया हो। क्रिस्टल आधारित प्राणियों की संख्या और युद्ध की प्रचंडता को देखते हुए, भले ही उसके पालतू जानवर शक्तिशाली हों, उनके लिए बिना किसी नुकसान के बाहर निकलना और ऐसी भयानक जीत हासिल करना मुश्किल होगा। हालांकि जब लिन शेन ने लिन मियाओ को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। जैसे ही लिन मियाओ जमीन पर उतरी, 3 जोड़ी पंखों वाला एक सुनहरा फीनिक्स धीरे धीरे अपने पंख फैला रहा था और लिन मियाओ के चारों ओर लिपट रहा था। लिन मियाओ को नीचे बिठाने के बाद 6 पंखों वाला फीनिक्स उसके चारों ओर एक सर्पिल नृत्य में घूमता रहा, छोटा और छोटा होता गया, जब तक कि वह लिन मियाओ के हाथों में एक छोटे अंडे के आकार का स्पिरिट बेस नहीं बन गया। 6 पंखों वाले फीनिक्स के अंदर के ग्रे पैटर्न ने अपनी चमक खो दी। ये वही स्पिरिट बेस था जिसे लिन शेन ने पहले देखा था। लिन शेन को अपने दिल में बहुत आश्चर्य हुआ। सैद्धांतिक रूप से एक स्पिरिट बेस को केवल तभी काम करना चाहिए जब एक एस्केंडर द्वारा सक्रिय किया जाए। वान नियानबेई द्वारा छोड़ा गया आत्मा आधार दोषपूर्ण था, एक असफल अवशेष जो अभी तक पूरी तरह से नहीं बना था। एक दोषपूर्ण आत्मा आधार का अपने आप सक्रिय हो जाना तथा स्वयं की इच्छाशक्ति रखना अविश्वसनीय बात थी। बड़ी बहन, क्या हो रहा है? लिन शेन ने पास आकर लिन मियाओ से पूछा। लिन मियाओ ने सिक्स पाथर्स फीनिक्स स्पिरिट बेस को पकड़ते हुए हाल की घटनाओं का वर्णन किया। लिन शेन चुपचाप चौंक गया। इन बेस वेरिएंट प्राणियों की बुद्धिमत्ता को वास्तव में कम करके नहीं आंका जा सकता, उन्होंने इतना घातक जाल बिछाया था। शुक्र है कि सिक्स पाथर्स फीनिक्स स्पिरिट बेस वहां मौजूद था, अन्यथा उनकी साजिश सफल हो सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोई आश्चर्य नहीं कि वान परिवार, चाहे जो भी हो, इस स्पिरिट बेस को पुनः प्राप्त करना चाहता था। ऐसा लगता है कि वान नियानबेई द्वारा छोड़ा गया स्पिरिट बेस कोई साधारण वस्तु नहीं है, लिन शेन ने सोचा, गलती से यह मान लिया कि वान परिवार इसीलिए स्पिरिट बेस वापस चाहता था। किसी भी मामले में सिक्स पाथर्स फीनिक्स स्पिरिट बेस के साथ लिन मियाओ की सुरक्षा सुरक्षित थी। अब एस्केंडर्स के लिए उसे निशाना बनाना इतना आसान नहीं होगा। लिन मियाओ की देखभाल करने की आवश्यकता के बिना लिन शेन अब पूरी तरह से वान गुताओ और वान परिवार के अन्य आरोही से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। हालांकि लिन शेन ने केवल वान गुताओ और एक अन्य एस्केंडर को ही देखा था, लेकिन वह भविष्य में पूरे वान परिवार का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। वह ये नहीं जानता था कि सीकॉर्न बेस के बाहर वान परिवार के 12 और आरोही भी थे। सौभाग्य से वे 12 आरोही समुद्री मकई बेस में प्रवेश करने से सावधान थे, जिससे लिन शेन को एक अवसर मिला। बहन, आगे बढ़ो और सिक्स पाथर्स फीनिक्स के साथ संवाद करने की कोशिश करो और जितना संभव हो सके उसमें महारत हासिल करने की कोशिश करो, लिन शेन ने लिन मियाओ को सुझाव दिया, जबकि उसने क्रिस्टल बेस की ओर बढ़ने के बाद अपनी नई अर्जित क्षमताओं की जांच की। प्राइमल अंडों का उपयोग करते हुए क्रिस्टल बेस की ओर बढ़ने के दौरान उनके बेस म्यूटेशन कारपेस में एक और परिवर्तन हुआ। कवच का डिजाइन अधिक कोणीय और विशिष्ट हो गया तथा इसका रंग अभी भी काला था, परंतु यह अर्ध पारदर्शी काले भूरे क्रिस्टल में बदल गया। चित्रलिपि पैटर्न अभी भी वहां थे, लेकिन कम स्पष्ट थे, जैसे कि वे काले भूरे क्रिस्टल के अंदर अंतर्निहित थे। बाहर से देखने पर बेस म्यूटेशन कारपेस में हुए परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं लगते, तथा मिश्र धातु उन्नयन के दौरान हुए परिवर्तनों की तुलना में ये परिवर्तन कहीं भी अधिक बड़े नहीं लगते। लेकिन लिन शेन अच्छी तरह से जानते थे कि क्रिस्टल बेस में आगे बढ़ने से जो वृद्धि हुई थी वह मिश्र धातु में उन्नयन से कम नहीं थी। उपयोगकर्ता सुपर बेस क्रिस्टल आधारित प्राणी विकसित करने योग्य।
शक्ति 55, गति 41, कठोरता 41, कठोरता 41, आधार उत्परिवर्तन दर 1%, सैद्धांतिक सक्रिय जीवन काल सीमा 400, आधार परिवर्तन प्रतिभा, सुपर आधार परिवर्तन, सुपर आधार पैटर्न, सुपर बेस रिकास्ट। सुपर बेस रिकास्ट, वह शक्ति जो आपको मार नहीं सकती, अंततः आपको अधिक शक्तिशाली बना देगी। सभी पीड़ाएं और कठिनाइयां वह आधार बन जाएंगी जिस पर आप अपनी महिमा का पुनर्निर्माण करेंगे। लिन शेन ने खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया कि उन्होंने जो प्रतिभाएं अर्जित की थीं, वे न केवल गैर दोहराव वाली थीं, बल्कि एकदम उपयुक्त भी थीं। फिलहाल, प्रतिभा रिकास्ट एक बहुत शक्तिशाली पुनर्प्राप्ति क्षमता प्रतीत हुई। उसके बेस वेरिएंट कार्पेट को तोड़ा, छेदा या यहां तक कि चकनाचूर किया जा सकता था, लेकिन जब तक लिन शेन मरा नहीं था, तब तक कार्पेट को फिर से बनाया और ठीक किया जा सकता था। सुपर बेस चेंज से प्राप्त वृद्धि और सुपर बेस पैटर्न द्वारा विश्व की शक्ति के निरंतर अवशोषण के साथ, लिन शेन एक लड़ाकू मशीन के समान था, जिसे मारना बहुत कठिन था। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि पुनर्रचना प्रतिभा कितनी प्रभावी हो सकती है, तो इसका सही मापदंड वास्तविक युद्ध में परखने की आवश्यकता होगी। लिन शेन ने इसे आजमाने के लिए एक ग्रीन क्रिस्टल योद्धा को ढूंढा, लेकिन एक सामान्य ग्रीन क्रिस्टल योद्धा उसके क्रिस्टल आधारित कवच को शायद ही नुकसान पहुंचा सकता था, उस पर कोई निशान भी नहीं छोड़ सकता था। यहां तक कि उत्परिवर्तित नीले क्रिस्टल योद्धा और बैंगनी क्रिस्टल योद्धा भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके केवल उसके कवच की सतह को खरोंच सकते थे, और ये खरोंच तुरंत ठीक हो जाते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर, लिन शेन ने यहां तक कि जीवेस को अपने कवच पर हमला करने की अनुमति दे दी। एक कौशल का उपयोग करने के बाद जीवेस उसे नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन वह फिर भी एक झटके में ठीक हो जाता था। लिन शेन ने पाया कि रिकास्ट प्रतिभा का प्रभाव बेस वेरिएंट कार्पेस तक सीमित नहीं था, ये प्रभाव उसके मांस और रक्त पर भी समान रूप से प्रभावी था, केवल कार्पेस के साथ उतना ध्यान देने योग्य नहीं था, और रिकवरी थोड़ी धीमी थी। अधिक समय न रहते हुए, लिन शेन ने उन उत्परिवर्तित योद्धाओं से आधार उत्परिवर्तन द्रव एकत्रित किया, ताकि वह अपने आधार उत्परिवर्तन दर को बढ़ाता रहे, तथा अपने अंतिम आरोहण की तैयारी करता रहे। एक बार जब वह ऊपर चढ़ने में सक्षम हो गया, तो उसे अपने ग्रह पर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिक उत्परिवर्तित योद्धाओं की तलाश किए बिना, लिन शेन ने अपना सारा समय विभिन्न कौशलों का अभ्यास करने और अपनी प्रतिभाओं से खुद को परिचित करने में लगा दिया। जिविस, फ्रॉस्ट स्पोर्ट्समैन और डेथ पाउडर को उनके युद्धक साझेदारों के रूप में इस्तेमाल किया गया। जिवी और डेथ पाउडर दोनों ही काफी मजबूत थे, यकीनन बेस म्यूटेशन के चरम पर थे, लेकिन जब तक लिन शेन ने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया, उन्हें हराना मुश्किल नहीं था। दुर्भाग्य से, रियल्म किंग ग्रह पर कोई आरोही प्राणी नहीं थे। लिन शेन वास्तव में सुपरसोर्स ड्रैगन के खिलाफ अपनी लड़ाकू शक्ति का परीक्षण करने के लिए रिंग माउंटेन ग्रह पर जाना चाहता था, लेकिन यह वर्तमान में संभव नहीं था। यहाँ एक तैयार असेंशन स्तर का लड़ाकू मौजूद है। सुपरसोर्स ड्रैगन पर उम्मीद छोड़ते हुए, लिन शेन ने अपनी नज़र सिक्स पाथस फीनिक्स पर टिका दी। 6 पथ फीनिक्स वास्तव में कोई साधारण आत्मा आधार नहीं था, ये लिन मियाओ के विचारों का जवाब देने में सक्षम था, और इसकी लड़ाकू शक्ति भयानक रूप से विशाल थी। रीड ऑन नोवलबन पर, केवल गति के मामले में, ये पहले वाले झेंग गुयुआन की लाल जैद तलवार से भी अधिक तेज थी। इसके अलावा, सिक्स पाथस फीनिक्स एक आक्रमण विलय को प्राप्त कर सकता है, अपने पंखों को लिन मियाओ के चारों ओर लपेट सकता है और उसके साथ युद्ध में संलग्न हो सकता है। अफसोस की बात है कि सिक्स पाथस फीनिक्स केवल लिन मियाओ के विचारों का जवाब दे सकता था। लिन शेन ने भी इसे नियंत्रित करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लिन शेन को इस बात पर बहुत संदेह था कि यह वान नियानबेई का जिद्दी लगाव था जो सिक्स पाथस फीनिक्स से चिपका हुआ था, जिसने लिन मियाओ, एक म्यूटेटर को इसे नियंत्रित करने की अनुमति दी थी। बड़ी बहन, सिक्स पाथस फीनिक्स को मुझ पर हमला करने दो, लिन शेन ने कहा। नियमित क्रिस्टल आधारित प्राणियों के खिलाफ उसका प्रशिक्षण अब उसे ज्यादा सुधार नहीं दे सकता था, उसे खुद को मजबूत करने के लिए अधिक दबाव की आवश्यकता थी। बिल्कुल नहीं, मैं इसके साथ केवल सरलता से संवाद कर सकती हूँ और इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकती। अगर मैंने इसे आप पर हमला करने दिया, तो यह आपके साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करेगा और कोई दया नहीं दिखाएगा, लिन मियाओ ने तुरंत मना कर दिया। दया की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं वान परिवार के आरोही का सामना करूंगा, तो वे भी कोई दया नहीं दिखाएंगे। अगर मैं सिक्स पाथस फीनिक्स के एक भी वार को नहीं झेल पाया, तो हमारी वापसी भी एक मृत अंत होगी, लिन शेन ने कहा। लिन मियाओ इस सिद्धांत को समझती थी और अपनी चिंताओं के बावजूद, वह केवल वही कर सकती थी जो लिन शेन ने कहा था। लिन शेन ने सबसे पहले सुपर बेस पैटर्न, सुपर बेस चेंज और सुपर बेस रिकास्ट को सक्रिय किया। काले, राख ग्रे क्रिस्टलीय कवच पर चित्रात्मक पाठ चमकने और गर्म होने लगा। पूरा कवच भी धीरे धीरे लाल होने लगा और कुछ ही समय में ये सुनहरा पीला हो गया और अधिक से अधिक चमकदार होता गया। अंत में, अचानक तेजी से ठंडा होने के बाद, लिन शेन का कवच क्रिस्टल साफ हो गया, पारदर्शी क्रिस्टल की तरह दोषरहित।
क्रिस्टल के भीतर प्रत्येक चित्रात्मक अक्षर ने त्रिआयामी रूप धारण कर लिया था, जो लगातार घूम रहा था, और प्रत्येक अक्षर से प्राचीन रहस्यमय मंत्रों की तरह एक शानदार चमक निकल रही थी। अपने सभी कौशलों को पूरी तरह सक्रिय रखते हुए लिनशेन किसी प्राचीन काल के देवता की तरह लग रहे थे, जो अपने सामान्य काले कवच वाले स्वरूप से पूरी तरह अलग पवित्र आभा बिखेर रहे थे। इस स्थिति में लिनशेन को डेथ पाउडर के पूर्ण शक्तिशाली प्रहार से केवल कुछ खरोंचें ही आईं, जिससे वह उसे कोई गंभीर झटका नहीं दे सका, यहां तक कि कवच को पूरी तरह भेद भी नहीं सका। चलो, लिनशेन ने अपनी आंखें आसमान में 6 पथ फीनिक्स पर ध्यान से टिका दीं। बहुत सावधान रहो। लिन मियाओ ने सिक्स पाथस फीनिक्स के साथ संवाद करने और उसे लिनशेन पर हमला करने की अनुमति देने से पहले बार बार चेतावनी दी। 6 पंख हिले, एक सुनहरी बिजली के बोल्ट में परिवर्तित हो गए, जो तुरंत लिनशेन के पास से गुजर गए। लिनशेन का शरीर पीछे की ओर उड़ गया, उसकी छाती के एक तरफ का कवच टूट गया, और खून फैल गया। लिनशेन सैकड़ों मीटर पीछे उड़ गया और एक रेत के टीले से टकराया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और हर जगह रेत बिखर गई। लिटिल फाइव। लिन मियाओ चौंक गई और जल्दी से दौड़कर उसके पास पहुंची। मैं ठीक हूं। लिनशेन रेत के गड्ढे से बाहर निकला, उसके घाव और कवच तेजी से ठीक हो रहे थे, जिससे लिन मियाओ को ये देखकर आराम मिला। एड्स बाय पब फ्यूचर। कोई बात नहीं, मेरी गति अभी भी असेंशन लेवल की तुलना में काफी कम है, मैं बस खड़ा होकर मार खाने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं केवल असेंशन लेवल के खिलाफ मौका पाने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर सकता हूं। लिनशेन को पता था कि उसकी समस्या कहां है। इस बार डेथ पाउडर को थामे हुए उसने अमर दरबार पर कदम रखने की तकनीक का प्रयोग किया। उसकी आकृति तेजी से स्थान बदल रही थी, और उसने सिक्स पाथस फीनिक्स पर एक और हमला किया। लिन मियाओ ने एक बार फिर सिक्स पाथस फीनिक्स के साथ संवाद किया और उसे लिनशेन पर फिर से हमला करने का निर्देश दिया। सुनहरी बिजली की चमक गुजर गई, और लिनशेन के हाथ में डेथ पाउडर को घुमाने का भी समय नहीं मिला क्योंकि उसका कंधा फट गया था। हालांकि इस बार का घाव पिछली बार की तुलना में स्पष्ट रूप से हल्का था, और वह पहले की तरह नहीं गिरा। फिर से लिनशेन को पता था कि वह सही रास्ते पर है। अमर न्यायालय पर कदम रखने की तकनीक का उपयोग करके उसके पास आरोही स्तर के साथ मुकाबला करने का मौका था। प्रत्येक आगामी लड़ाई के साथ लिनशेन को चोटें लगी, लेकिन वह लगातार सुधार भी कर रहा था। लिनशेन ने अमर दरबार पर कदम रखने, अपरंपरागत लय, स्वर्ग की सीढ़ी से हवाई उत्तोलन तकनीक और ओवरलैपिंग वेव्स कौशल के गति निर्माण में विभिन्न कौशलों को लगातार एकीकृत किया। लिनशेन को हवा में एस्केंडर्स से लड़ने में सक्षम होने की आवश्यकता थी। केवल जमीनी युद्ध कौशल पर निर्भर रहने से वह कभी भी एस्केंडर के शरीर को छूने में सक्षम नहीं होगा। आरोही बस आसमान से लड़ाई देख सकते थे और अपने स्पिरिट बेस का उपयोग करके लिनशेन को मार सकते थे। उस स्थिति में लिनशेन के पास कोई मौका नहीं था। छुरा घोंपने की तकनीक, उंगली के कौशल और छड़ी के कौशल, लिनशेन धीरे धीरे उनमें महारत हासिल कर रहा था। वह जो समझ नहीं पाता था या निष्पादित नहीं कर पाता था, उसे अनदेखा कर देता था और केवल उस पर ध्यान केंद्रित करता था जिसे वह समझ सकता था और जिसका उपयोग करना जानता था। उसके हाथों में मौत का पाउडर अप्रत्याशित रूप से नर्म और कठोर हो जाता था, छुरा घोंपने और चाबुक मारने की सभी तरह की तकनीकों के साथ अप्रत्याशित रूप से कपटी। केवल इस एक तकनीक के साथ, म्यूटेटर्स में से शायद पहले से ही कुछ ऐसे थे जो उसे चुनौती दे सकते थे, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी असेंडर्स थे, इसलिए अकेले ये पर्याप्त नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिनशेन को बार बार सिक्स पाथस फीनिक्स द्वारा घायल होते हुए और फिर हर बार लड़ने के लिए उठ खड़े होते हुए देखकर लिन मियाओ को बहुत दुविधा महसूस हुई। विकास असहायता का परिणाम है, लिन मियाओ ने मन ही मनाह भरी। अगर उसे विकल्प दिया जाता, तो वह चाहती कि लिनशेन को कभी बड़ा न होना पड़े। बैककोट। रेगिस्तानी वातावरण में सुपर बेस पैटर्न द्वारा अवशोषित विश्व बल ने लिनशेन को लगभग 1 घंटे तक अपनी सुपर बेस परिवर्तन स्थिति को बनाए रखने की अनुमति दी। इसके बाद वह केवल सुपर बेस चेंज अवस्था से बाहर निकल सकता था, कुछ मिनट आराम कर सकता था, सुपर बेस पैटर्न द्वारा विश्व बल को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त खपत की पूर्ति की प्रतीक्षा कर सकता था, और उसके बाद वह सुपर बेस चेंज की शक्ति का पुनः उपयोग कर सकता था। इस दौरान लिनशेन ने सुपर बेस पैटर्न की एक और विशेषता की खोज की। युद्ध जितना अधिक तीव्र होगा, लड़ाई में शक्ति में उतार चढ़ाव उतना ही अधिक होगा, तथा विश्व की उतनी ही अधिक शक्ति उसमें अवशोषित होगी। एक बार लिनशेन का सिक्स पाथस फीनिक्स के साथ कुछ कठिन आदान प्रदान हुआ, और बिजली कंपन से आघात तरंगें गंभीर थीं, जिससे सुपर बेस पैटर्न द्वारा अवशोषित विश्व बल की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बेशक, जिसे कठिन आदान प्रदान कहा गया है, वह वास्तव में लिनशेन का सिक्स पाथस फीनिक्स के हमलों से बचने में असमर्थ होना था, तथा स्वयं घायल होते हुए भी बलपूर्वक उनका सामना करना था, जिसके परिणामस्वरूप सिक्स पाथस फीनिक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लिनशेन को गंभीर चोटें आईं। यदि उनमें रिकास्ट प्रतिभा नहीं होती, तो शायद वह 10 दिन से लेकर आधे महीने तक बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाते। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिनशेन लंबे समय तक सिक्स पाथस फीनिक्स के खिलाफ लड़ाई जारी रखने में सक्षम हो गया।
उन्होंने धीरे धीरे ये भी महसूस किया कि सिक्स पाथर्स फीनिक्स केवल गति पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसकी अपनी गतिशीलता तकनीकें भी थीं, जो काफी विचित्र और रहस्यमय थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिक्स पाथर्स फीनिक्स के व्यवहार पैटर्न को समझने के लिए लिन शेन ने उसकी हरकतों की नकल करने की कोशिश की और पाया कि कुछ मुद्राओं ने उसे हवा में अधिक सहजता से घूमने की अनुमति दी, लेकिन हरकतों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोगी था, अधिकांश बेकार थे। इस खोज ने लिन शेन को अत्यधिक उत्साहित किया और उन्होंने तुरंत इसे अमर न्यायालय में कदम रखने में शामिल कर लिया, जिससे उनका हवाई युद्ध और अधिक प्रभावी हो गया। गहन शोध के साथ लिन शेन को यह महसूस होने लगा कि उसके पास केवल एस्केंडर्स के साथ नजदीकी मुकाबले में जीतने का मौका था, और वह खुद को उनसे दूर नहीं कर सकता था, अन्यथा उसे निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यद्यपि अमर दरबार पर कदम रखने के लिए गति बढ़ाने के लिए दूरी की भी आवश्यकता थी, लिन शेन तुलनात्मक रूप से छोटी जगह में आगे बढ़ सकता था, उसे इतनी लंबी सीधी रेखा की दूरी की आवश्यकता नहीं थी। जब तक वह एक आरोही को मार सकता था, लिन शेन उन्हें मारने में सक्षम नहीं होने से डरता था। सामान्य आरोही की विशेषता सीमा 80 होती है, लेकिन अधिकांश प्रथम बारी आरोही निश्चित रूप से इस सीमा तक नहीं पहुंचते हैं। केवल एकाधिक मोड़ वाले आरोही ही 80 की सीमा को पार कर सकते हैं। लिन शेन की वर्तमान शक्ति विशेषता 56 थी, जो इसलिए थी क्योंकि डेथ पाउडर लगातार बढ़ रहा था, और असीम शक्ति अनुबंध से प्रभावित होकर लिन शेन की शक्ति भी लगातार बढ़ रही थी। 56 की ताकत के साथ साथ ही सुपर बेस चेंज की वृद्धि के साथ लिन शेन की ताकत विशेषता पहले से ही एक औसत आरोही से कम नहीं थी, और यहां तक कि कुछ कम ताकत वाले लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थी। डेथ पाउडर के कौशल और अपनी स्वयं की शक्ति वृद्धि के साथ एक सामान्य आरोही के कवच को भेदना कोई समस्या नहीं थी। यहां तक कि यदि वह छेद न भी कर सके, तो भी एक पॉइंट सीलिंग का उपयोग किया जा सकता था। एकमात्र चिंता ये थी कि क्या वह पर्याप्त करीब पहुंच सकता है। यदि वह करीब नहीं पहुंच पाता, तो लिन शेन का नुकसान बहुत अधिक हो जाता, और उसके पास एस्केंडर्स के खिलाफ लंबी दूरी के हमलों के लिए उपयोग करने के लिए जीवन आधार नहीं होता। सौभाग्य से वान गुताओ और अन्य लोग निश्चित रूप से कमरे में लिन शेन का इंतजार कर रहे थे, इसलिए शुरू में करीब जाने में कोई समस्या नहीं हुई। कुछ दिनों बाद लिन शेन अभी भी सिक्स पाथर्स फीनिक्स के लिए कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन सिक्स पाथर्स फीनिक्स के लिए उसे घायल करना इतना आसान भी नहीं था। लिन शेन ने कार्रवाई करने से पहले अंतिम रूप पूरा होने तक इंतजार करने के बजाय सुपर बेस चेंज शुरू करने के क्षण से ही सिक्स पाथर्स फीनिक्स के साथ युद्ध करने का प्रयास किया, जिससे सुपर बेस चेंज की अवधि बहुत बढ़ गई। हालांकि सुपर बेस चेंज की शुरुआत में शरीर पर बढ़ाने वाला प्रभाव उतना मजबूत नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप लिन शेन के लिए कम बचाव और अधिक गंभीर चोटें आईं। फिर भी लिन शेन ने इसके कारण एक बहुत ही विचित्र घटना की खोज की, एक ऐसी घटना जो संभवतः केवल सुपर बेस चेंज के वार्मिंग चरण के दौरान ही घटित हो सकती है। बैककोड सुपर बेस रिकास्ट को तीव्र करने की प्रक्रिया में यदि कारपेस को चोट लगती है, तो रिकास्ट क्षमता उसे तेजी से ठीक कर देगी। इस प्रक्रिया के दौरान कारपेस को जितनी अधिक गंभीर क्षति पहुंचेगी और जितनी अधिक बार उसे पुनः स्थापित किया जाएगा, तीव्र शीतलन चरण से गुजरने के बाद घायल और पुनः स्थापित क्षेत्र की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दुर्भाग्य से ये वृद्धि स्थायी नहीं है। एक बार सुपर बेस परिवर्तन अप्रभावी हो गया, तो ये प्रभाव भी गायब हो जाएगा। लिन शेन इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि यह सुपर बेस चेंज और सुपर बेस रिकास्ट के संयोजन से उत्पन्न एक विशेष परिवर्तन था, जो केवल तभी संभव है जब किसी के पास ये दोनों सहज कौशल एक साथ हों। इस खोज से लिन शेन का आत्मविश्वास बढ़ा। युद्ध में सुपर बेस चेंज का उपयोग करने का मतलब था कि प्रारंभिक मारपीट को बाद में उसके कवच की कठोरता में वृद्धि में परिवर्तित किया जा सकता था। बेशक लिन शेन किसी को लड़ाई से पहले उसे पीटने के लिए भी ढूंढ सकता था, जिससे सुपर बेस चेंज के बाद उसका कारपेस काफी कठोर हो जाए और फिर वह एस्केंडर से लड़ाई में आगे बढ़ सके। वह पुरानी कहावत सचमुच सच है, दूसरों को हराना सीखने के लिए पहले मार खाना सीखना होगा, लिन शेन ने सोचा। विभिन्न तकनीकों का लगातार अभ्यास करने से उसकी आधार उत्परिवर्तन दर धीरे धीरे बढ़ रही थी, और डेथ पाउडर ने उसे थोड़ी अधिक ताकत दे दी थी। अब उसके पास 57 अंक की ताकत थी। लिन मियाओ लिन शेन की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित था। वास्तव में लिन शेन लगातार बढ़ रहा था, लेकिन वह कभी भी सिक्स पाथर्स फीनिक्स को हरा नहीं सका। लिन शेन ने अपनी बहन की चिंता देखी और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उन आरोही के जीवन आधारों को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें मार देना ही पर्याप्त होगा, और यह जीवन आधारों को तोड़ने से कहीं अधिक सरल है। एक और बात थी जो लिन शेन ने नहीं कही, जीवन आधारों में एक पॉइंट नहीं थे, इसलिए वह उन्हें किसी भी तरह से लक्षित नहीं कर सकता था। दिन ब दिन समय बीतता गया और 30 दिन की समय सीमा तेजी से नजदीक आती गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अल्पविराम। देवी पत्नी बाई शेनफेई डाकबर्ड बेस पर उत्सुकता से इंतजार कर रही थी, लिन जियांगडोंग की वापसी की उम्मीद कर रही थी। दुर्भाग्यवश लिन जियांगडोंग अपने ग्रह पर वापस नहीं लौटा था और वहां की घटनाओं से अनभिज्ञ था। वह अचानक समय में पीछे कैसे जा सकता था।
देवी कंसोर्ट ने लिन जियांगडोंग का इंतजार नहीं किया, बल्कि वेई वुफू से मुलाकात की, जो हाल ही में तियानचेंग से लौटा था। जब देवी कंसोर्ट ने वेई वुफू को सारी घटना बताई, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पुनः तियानचेंग के लिए प्रस्थान कर दिया। वेई वुफू जानता था कि वह अकेले अपनी शक्ति से वान परिवार को लिन शेन और लिन मियाओ को मारने से नहीं रोक सकता था, और वह केवल अपने परिवार के बुजुर्गों से हस्तक्षेप करने के लिए कह सकता था। हालांकि वेई वुफू को इस बात पर कोई भरोसा नहीं था कि परिवार के बुजुर्ग वास्तव में कार्रवाई करेंगे या नहीं, लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, यही एकमात्र रास्ता बचा था जिसे आजमाया जाना चाहिए। देवी पत्नी बाई शेनफेई जानती थी कि वेई वुफू क्या करना चाहता है, लेकिन उसे वेई परिवार के लिए बहुत कम उम्मीद थी। उसने एक बार अपने बुजुर्गों से सुना था कि वेई परिवार का एक सदस्य बाहर मर गया था, लेकिन परिवार के बुजुर्गों ने उसका बदला नहीं लिया था। यदि वे अपने ही लोगों में से किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करते, तो क्या वेई परिवार के बुजुर्ग वास्तव में लिन शेन के लिए तियानचेन को छोड़ देते, जो उनमें से एक नहीं था? NO12BIN.C ओम। देवी पत्नी बाई शेनफेई को यकीन नहीं था कि वेई परिवार वेई वुफो के लिए कोई अपवाद बनाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद अविश्वसनीय रूप से कम थी। वह केवल डाक बर्ड बेस पर ही रह सकती थी, इस उम्मीद में कि लिन जियांगडोंग आएगा। देवी पत्नी बाई शेनफेई प्रशिक्षक म्यू के संपर्क में थी और जानती थी कि लिन शेन को वापस नहीं भेजा गया है, अभी भी आशा की एक किरण थी। वेई वुफू जल्दी से तियानचेंग वापस आने के बाद सीधे टाउनलैंड हॉल चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये वेई परिवार द्वारा भूमिगत स्थान को दबाने के लिए बनाया गया एक गढ़ था, और यह मानव रक्षात्मक सीमा के अग्रिम मोर्चे का प्रतिनिधित्व करता था। वुफू, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आए? वेई चांगकिंग, वेई वुफू के चेहरे पर तत्परता का भाव देखकर थोड़ा चौंक गया। वह अपने पोते को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि अगर उस पर चाकू और कुल्हाड़ी भी गिर जाए तो भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आएगा। सर वुफू, कृपया मदद करें। वेई वुफू सीधे वेई चांगकिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर जमीन पर पटक दिया, फिर से खड़े होने से इनकार कर दिया। क्या हुआ है? वेई चांगकिंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वेई वुफू आमतौर पर कठिनाई से बोलते थे, प्रत्येक शब्द को बोलने में संघर्ष करना पड़ता था। आज का वाक्य पहले से ही उनके लिए असाधारण रूप से धारा प्रवाह माना जाता था। लिन शेन, दोस्त, बहुत खतरे में है। वेई वुफू ने अभी भी अपना सिर नहीं उठाया, केवल बोला। वेई चांगकिंग ने तब तक ध्यानपूर्वक सुना जब तक कि वह वेई वुफू का मतलब नहीं समझ गया, फिर वे वेई वुफू को उठाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वेई वुफू ने उठने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा, सर वुफू, मैं आपसे विनती करता हूँ, मिस्टर लिन जोंगजेंग में से कोई भी एक जीवन बचा सकता है। आपने उसके लिए ऐसा किया, इसका मतलब है कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? वेई चांगकिंग ने धीरे से पूछा। हाँ, वेई वुफू ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया। वेई चांगकिंग ने सिर हिलाया और फिर आगे कहा, क्या उसका जीवन आपके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है? हाँ, वेई वुफू ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और शब्द कहा। वेई चांगकिंग ने फिर सिर हिलाया, आप उसके लिए अपना जीवन देने को तैयार हैं क्योंकि आपको लगता है कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप गलत नहीं हैं। जैसे ही वेई वुफू ने सोचा कि उम्मीद है और वेई चांगकिंग को देखने के लिए ऊपर देखा, उसने उसे जारी रखते हुए सुना, हालांकि मेरे और वेई परिवार के लिए किसी का जीवन इस रक्षात्मक रेखा से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यदि हम में से कोई भी, आपके अन्य दादा, इस स्थान को छोड़ देते हैं, तो हम निश्चित रूप से भूमिगत स्थान में उन भयानक जीवों द्वारा जकड़ लिए जाएंगे। नीता अंबानी के इस सरकारी शौक के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। ये जाने माने सेलिब्रिटी साल 2021 में एक दूजे के बने और पढ़ें। तब सिर्फ एक या दो लोग नहीं बल्कि दसियों या सैकड़ों हजार लोग मरते। पिछले 10 सालों में तियानचेन के बाहर तो छोड़िए, यहाँ तक कि इस टाउनलैंड हॉल के भीतर भी हम तबाही का जोखिम उठाए बिना आधा कदम भी नहीं छोड़ पाए हैं। हजारों लोगों की कीमत पर एक व्यक्ति को बचाने के लिए वुफू, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। सबसे बड़ा प्यार कोई प्यार नहीं होना है, भावुक होना निर्दयी होना है, यह निर्धारित है और इसे स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सकता है। वेई चांगकिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने पोते की विनती भरी नजर का सामना करने में असमर्थ। सर वुफू समझ गया। वेई वुफू ने वेई चांगकिंग के सामने 3 बार झुककर प्रणाम किया और कहा, मिस्टर लिन जोंगजेंग ने मुझे सौंपा है, वुफू अब जा रहा है। सर अपना ख्याल रखना। इन शब्दों के साथ वेई वुफू उठ खड़ा हुआ और चला गया। चूंकि घर के बड़े बुजुर्ग सी कॉर्न बेस नहीं जा सकते थे, इसलिए उसे सिर्फ खुद पर ही भरोसा करना था। उसे कोई गारंटीशुदा नतीजा नहीं चाहिए था, बस एक साफ विवेक चाहिए था। वेई वुफू, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम तियान की तलाश करने जा रहे हो? वेई वुफू ने तियानचेन को छोड़ा भी नहीं था कि ओयांग युदू ने उसे रोक लिया। हाँ, वेई वुफू ने उत्तर दिया। ओयांग युदू की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह तियान को खोजने के लिए तियानचेंग आया था। लेकिन तियानचेंग में सभी से पूछने पर पता चला कि वेई वुफू के अलावा कोई भी तियान नाम के इस व्यक्ति को नहीं जानता था। जब पहले पूछा गया था, तो वेई वुफू ने हमेशा ये बताने से इनकार कर दिया था कि वास्तव में तियान कौन था।
अप्रत्याशित रूप से आज वेई वुफू ने आसानी से स्वीकार कर लिया कि वह तियान को खोजने जा रहा था। मैं उसे ढूंढने के लिए आपके साथ चलूंगा, ओयांग युदू ने कहा। नहीं, वेई वुफू ने साफ मना कर दिया। क्यों? ओयांग युदू ने भौहें सिकोड़ी। मृत्यु का जाल, वेई वुफू ने गंभीर भाव से कहा। साफ साफ बताओ, मौत का जाल क्या है? ओयांग युदू की भौहें गहरी हो गईं। वेई वुफू ने संक्षेप में समझाया, और हालांकि इसे समझना कठिन था, ओयांग युदू ने इसे समझ लिया। क्या आप कह रहे हैं कि तियान लिनशेन है? ओयांग युदू की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या लिनशेन प्रतिभा सिद्धांत का अभ्यास नहीं कर रहा है? नहीं, वेई वुफू ने अपना सिर हिलाया। हाँ, दिलचस्प, वाकई दिलचस्प। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं ऐसे दिलचस्प कार्यक्रम को कैसे छोड़ सकता हूँ? ओयांग युदू ने कहा, और उसने वेई वुफू को खींच लिया और शहर से बाहर जाने लगा। हाँ, मैं अंततः वापस आ गया हूँ। रेगिस्तान के बीच में जिमिन तलवारबाज ने उत्साहित होकर आकाश की ओर एक लंबी चीख निकाली। वह अंततः इस रेगिस्तान में वापस आ गया था। वह जल्दी से उस रेत के खोल का स्थान ढूंढना चाहता था, ताकि वह उस व्यक्ति से पहले वहां पहुंच सके और सभी हरे क्रिस्टल अंडे खोद सके। एक सवारी को बुलाकर शिमिन तलवारबाज ने पर्यावरण का सर्वेक्षण किया और फिर एक दिशा में सरपट भाग गया। आधे दिन की यात्रा के बाद जिमिन स्पोर्ट्समैन को अचानक रेगिस्तान के बाईं ओर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उत्सुकतावश और एक पल के लिए हिचकिचाते हुए वह ये देखने के लिए बाईं ओर चला गया कि क्या हो रहा है। भागते समय उसने देखा कि हरे क्रिस्टल योद्धाओं की लाशें हर जगह बिखरी हुई थीं, जिनकी संख्या संभवतः हजारों में थी। साथ ही नीले क्रिस्टल योद्धाओं और बैंगनी क्रिस्टल योद्धाओं के शव भी थे, तथा एक लाल क्रिस्टल योद्धा के भी शव थे। इन शवों के पास एक पुरुष और एक महिला खड़े होकर उसे देख रहे थे। प्लेबॉय, जिमिन स्पोर्ट्समैन ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। उसका दिल ठंडा हो रहा था। वह म्यूटेटर लिनशेन के बारे में जानता था और उसने लिनशेन की कुछ तस्वीरें भी देखी थी, लेकिन उसकी धारणा ये थी कि लिनशेन में केवल कुछ विशेष बातें ही थीं और उसकी ताकत भी इतनी जबरदस्त नहीं थी। लेकिन इतने सारे ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं और उत्परिवर्तित योद्धाओं को मारे जाने को देखकर, अगर ये लिनशेन का काम था, तो उसकी ताकत उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। एक विचार के साथ जीमेन तलवारबाज अपने घोड़े पर सवार होकर लिनशेन के करीब पहुंचा, घोड़े से उतरा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जीमेन तलवारबाज हूं। मैंने लंबे समय से प्लेबॉय के महान नाम के बारे में सुना है, और वास्तव में एक प्रसिद्ध नाम के पीछे कोई कमी नहीं है। इतने सारे ग्रीन क्रिस्टल योद्धाओं और उत्परिवर्तित योद्धाओं को मारने में सक्षम होने के कारण आपकी ताकत वास्तव में अफवाहों से कहीं अधिक है। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, लिनशेन ने विनम्रता से जवाब दिया। उसने अभी कुछ देर पहले ही खुरों की आवाज सुनी थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि जिमेन स्वॉर्ट्समैन ही आएगा। उसने मन ही मन सोचा, रेगिस्तान में इस आदमी से फिर से मुठभेड़ होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लिनशेन का उसके साथ पिछले मुद्दों पर बात करने का कोई इरादा नहीं था और उसने उसे कुछ शब्दों से शांत करने और उसे अपने रास्ते पर भेजने की योजना बनाई। जहां तक जमीन पर पड़ी लाशों का सवाल है, लिनशेन का उन्हें लेने का कोई इरादा नहीं था। अगर जिमेन तलवारबाज चाहता तो वह उन्हें ले सकता था। जीमेन स्पोर्ट्समैन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसने अपनी नाक से जोर से सूंघ लिया, जैसे उसने हवा में एक अजीब गंध महसूस की हो। क्या तुम कठोर हो? जिमेन तलवारबाज की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। लिनशेन की ओर इशारा करते हुए कहा। लिनशेन थोड़ा चौंक गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि जिमेन तलवारबाज उसे पहचान लेगा। वातावरण बहुत अंधकार में था और लिनशेन ने युद्ध हेलमेट पहना हुआ था, उसका चेहरा उजागर नहीं हुआ था, इसलिए जिमेन तलवारबाज उसे पहचानने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। जिमेन स्पोर्ट्समैन की जबरदस्त सूंघने की क्रिया के बारे में सोचते हुए लिनशेन को अचानक एहसास हुआ, क्या यह आदमी कुत्ता है या क्या है? वह गंध से लोगों को पहचान सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्लेबॉय इतना कठोर व्यक्ति होगा। आज हमारे स्को को निपटाने का एक अच्छा दिन है, जिमेन तलवारबाज ने कहा, अपनी तलवार खींचकर लिनशेन की ओर इशारा करते हुए। हमारे बीच कोई खास दुश्मनी नहीं है ना? बस हम दोनों अपना अपना फायदा चाहते हैं। लिनशेन, जिसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, वह लंबी चर्चा के मूड में नहीं था और जमीन पर पड़े शवों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, अगर आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो आप ये सब मुआवजे के तौर पर ले सकते हैं। इन शब्दों पर जीमेन तलवारबाज हैरान रह गया और फिर क्रोधित हो गया। आप जीमेन तलवारबाज को क्या समझते हैं? मैं कोई भिखारी नहीं हूं। अगर मुझे कुछ चाहिए, तो मैं इसे बलपूर्वक ले लूंगा, मुझे दूसरों से दान की आवश्यकता नहीं है। लिनशेन पूरी तरह से हैरान होकर सुन रहे थे और सोच रहे थे, ये कैसा तर्क है? जो दिया जाता है उसे आप अस्वीकार कर देते हैं और बलपूर्वक लेने पर जोर देते हैं। क्या अब डाकू होना गर्व की बात है? मानो लिनशेन के विचारों को देखते हुए जिमेन तलवारबाज ने गर्व से अपनी तलवार लहराई और घोषणा की, दूसरों के दान की प्रतीक्षा करना बिना प्रयास के प्राप्त करना है। अपने हाथों से लूटना कौशल पर निर्भर है और आपके द्वारा लगाया गया प्रयास इसे पूरी तरह से अलग बनाता है।
आप गलत नहीं लग रहे हैं। लिन शेन को अचानक लगा कि ज़िमिन तलवारबाज की बात कुछ हद तक सही लग रही है। बेशक, यह मानते हुए कि ज़िमिन तलवारबाज उसे नहीं लूट रहा था। अगर उसका सामान चोरी हो रहा है, तो सारी तर्क वितर्क बेकार हो जाती है। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे लूटना चाहते हो, सामान यही है, बेझिझक उन्हें ले लो, लिन शेन ने जमीन पर पड़े उत्परिवर्ती योद्धा के शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा। अब ज़िमिन तलवारबाज हैरान था, लिन शेन ने साफ कर दिया था कि वह जो चाहे ले सकता है। अगर वह उसे लूटता तो यह अनुचित लगता, लेकिन लूटना करना भी गलत लगता। क्या यह अभी भी आपके लिए पर्याप्त नहीं है? मेरे पास कुछ बेस म्यूटेशन फ्लूइड भी है, आप उसे भी ले सकते हैं, लिन शेन ने कहा और उसने बेस म्यूटेशन फ्लूइड के कई बैग जमीन पर फेंक दिए। आखिरकार, उसे जल्द ही वापस टेलीपोर्ट किया जाने वाला था और आसन जीवन या मृत्यु युद्ध के दौरान, इन बाधाओं को अपने साथ रखना सुविधाजनक नहीं होगा। वैसे भी वह उन्हें अपने साथ ले जाने का कभी इरादा नहीं रखता था। ज़िमिन तलवारबाज थोड़ा हैरान हुआ, आज के ताकतवर लोग उस दिन के ताकतवर लोगों से इतने अलग क्यों हैं? यदि उसे अपनी सूंघने की शक्ति पर पूरा भरोसा न होता, तो ज़िमिन तलवारबाज को लगभग ये संदेह हो जाता कि उसने गलत व्यक्ति का पता लगा लिया है। ज़िमिन तलवारबाज एक भयंकर प्रतिद्वंद्वी से डरता नहीं था, लेकिन लिन शेन का व्यवहार इतना अप्रत्याशित था कि उसे नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ना है। यदि आप चिंतित हैं कि मेरे पास कोई योजना है, या आपको डर है कि मैं आप पर घात लगा सकता हूं, तो कोई बात नहीं, हम अब जा सकते हैं, लिन शेन ने लिन मियाओ के साथ जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। एक क्षण रुको, ज़िमिन तलवारबाज ने देखा कि लिन शेन वास्तव में तुरंत चले जाने का इरादा रखता था और उसका संदेह अचानक बहुत कम हो गया। क्या कुछ और है? अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो कह दो, लिन शेन ने पीछे मुड़कर पूछा। क्या तुम्हें कोई लाइलाज बीमारी हो गई है? ज़िमिन तलवारबाज ने लिन शेन को घूरते हुए अनिश्चितता से पूछा। अगर किसी को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, तो वह अचानक इच्छाओं से इतना रहित कैसे हो सकता है? खास तौर पर लिन शेन जैसा कोई व्यक्ति जो अतीत में कुछ भी लेने के बजाय ऐसे चरम उपायों का सहारा लेता था, उसके लिए इच्छाओं से रहित होने की संभावना और भी कम थी। यदि लिन शेन को वास्तव में एक लाइलाज बीमारी का पता चला होता, तो चाहे ज़िमिन तलवारबाज कितना भी चुरा ले, ये सब व्यर्थ लगता, और वह, ज़िमिन तलवारबाज, एक मरते हुए आदमी से चोरी करने के लिए इतना नीचे नहीं गिर गया था। असाध्य बीमारी, लिन शेन हैरान रह गया। अगर यह कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? ज़िमिन तलवारबाज ने जमीन पर पड़ी चीजों की ओर इशारा करते हुए पूछा। अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी जरूरत कैसे नहीं हो सकती? यह उत्परिवर्तित बेस म्यूटेशन द्रव है ना? मुझे मत बताओ कि तुम्हारा बेस म्यूटेशन दर पहले से ही पूरा हो चुका है। ज़िमिन तलवारबाज को लिन शेन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। कौन सोचेगा कि बहुत ज्यादा उत्परिवर्तित बेस म्यूटेशन द्रव है? भले ही वह खुद इसका इस्तेमाल न कर पाए, लेकिन वह इसे अच्छी कीमत पर बेच सकता था। तुम्हें नहीं पता किसी कॉर्न बेस पर क्या हुआ था? चूंकि यह मामला बाद में व्यापक रूप से जाना जाने वाला था, इसलिए लिन शेन के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसने संक्षेप में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। वान परिवार के म्यूटेटर ने आपको सी कॉर्न बेस पर फंसाया, और आप रियल्म किंग ग्रह पर टेलीपोर्ट हो गए। स्काई वॉर्ड प्रोजेक्शन में पहले आपकी कोई छवि नहीं थी, यानी आपके पास एक टेलीपोर्टर है जो आपको किसी भी समय रियल्म किंग ग्रह पर पहुंचा सकता है। ज़िमिन स्पोर्ट्समैन को अचानक बहुत सी बातें सूझीं। सही है, लिन शेन ने सहजता से स्वीकार किया। वान परिवार के साथ लड़ाई के बाद शायद कोई भी इस बात से अनजान नहीं होगा, इसलिए इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। मैं समझता हूँ, ज़िमिन तलवारबाज ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप में इतनी इच्छाएं नहीं हैं, ये कमोबेश एक लाइलाज बीमारी के समान ही है, क्योंकि यह वैसे भी एक निश्चित मृत्यु की स्थिति है। तुम मुझे अपने पास मौजूद सारी अच्छी चीजें क्यों नहीं दे देते? तुम्हारे पालतू जानवर बहुत अच्छे हैं, और पालतू जानवरों का लांच भी अच्छा है। और जो चीज़ वान परिवार चाहता है, उसे अभी मुझे दे दो, ताकि वान परिवार के लोग उसे सस्ते में न पा सकें, और तुम भी अपने लिए कुछ गुस्सा निकाल सको। ज़िमिन तलवारबाज के चेहरे पर बेशर्म शब्द लिखे थे।